पहले कभी भी जब हम बिजनेस की बात करते थे तो हमें लगता था कि बिजनेस केवल अर्बन एरियाज में ही किया जा सकता है और सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज वहीं पे अवेलेबल हैं। लेकिन आज देश का रूरल सेक्टर लगातार प्रगति कर रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने 2019 और 20 में देश की कुल जीडीपी का लगभग आधा योगदान दिया। यही कारण है कि 35 करोड़ लोगों को यहीं से रोजगार मिला। तो जाहिर है कि बिजनेस फील्ड में रूरल इंडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी वजह से रूरल सेक्टर से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आता है बिजनेस पाठशाला हर महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से, जिसके जरिए आप सक्सेसफुल रूरल मॉडल्स, सक्सेसफुल मॉडल्स फॉर एसएचजीज यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रीन हाउस ऑटोमेशन, रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स और रूरल सेक्टर से जुड़ी और भी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और साथ ही साथ आप हमारे जूम सेशन के जरिए हमारे एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं, वो भी डायरेक्टली, और पा सकते हैं अपने सवालों के जवाब। भारत की डोर बिजनेस की ओर। Organizational administration, strategic support, human resource management, editorial management, planning and execution of media initiatives आदि क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले श्री राधेश्याम दीक्षित जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कंटेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध श्री राधेश्याम दीक्षित जी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब, प्रिंट और वीडियो प्रोडक्शन के साथ ही साथ प्रिंट जर्नलिज्म और टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन में 19 वर्षों से अधिक का अथाह अनुभव प्राप्त है। हिंदी लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में मास्टर्स और माखन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल नोएडा कैंपस से मास्टर्स इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मीडिया राइटिंग भी किया है। दूरदर्शन, दैनिक जागरण, आकाशवाणी, इंडिया न्यूज, सुदर्शन टीवी आदि प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य उपयोगिता सिद्ध कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी वर्तमान में सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी अतुलनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। रूरल वायर नाम के प्रोजेक्ट के जरिए समाज में सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत श्री राधेश्याम दीक्षित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और अब तक हमने बहुत से अलग अलग सेशंस अटेंड किए हैं। लेकिन कृषि के क्षेत्र में बुनियादी चुनौतियां क्या हैं, यानी कि मेजर एग्रीकल्चरल चैलेंजेस क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं। आज का सत्र इसी पर बात करेंगे बहुत सी। लेकिन आप चूंकि जागरूक साथी हैं, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी डायरी और पेन को संभाल कर रखें, क्योंकि इसमें जो मुद्दे उठेंगे उन मुद्दों के समाधान आपके न केवल दिमाग में पहुंच जाएं बल्कि आपके रिकॉर्ड्स में भी आ जाएं, ताकि उन पर आप अमल कर सकें और उन्हें अपना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। और बात आज हम करने जा रहे हैं मेजर एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले कृषि की चुनौतियां क्या हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। हम सब कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं, कोई किसान की भूमिका में काम कर रहा है, कोई कृषि के उत्पादों को प्रसंस्करण के लिए मोबिलाइजेशन में काम करता है, मास विक्रय में काम करता है, और कोई उनकी स्टोरेज करके और आगे के लिए उनको संरक्षित करता है और ज़रूरतमंद को समय पर उपलब्ध कराता है। तो कोई इसके ट्रांसपोर्टेशन को करने के बाद उसको प्रसंस्करण में काम करता है, और कोई प्रसंस्कृत उत्पाद को पैक करके मार्केटिंग करता है, और कोई सेल्स करता है। यानी सबकी हिस्सेदारी हमारी बुनियादी समस्या के समाधान में ज़रूरी है। और इन्हीं सब जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियाँ आती हैं, समस्याएँ आती हैं, उन पर विस्तार से समझते हैं इस सत्र में। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर में कैसे हैं, कितनी हैं। तो हम ये समझते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसमें तमाम तरह के पोटेंशियल है, क्योंकि बहुत तरह की जलवायु हमारे भारत में, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग तरह के मिट्टी की उपलब्धता और उसमें अलग तरह के पोषक तत्वों की सुलभता और उनकी उपयोगिता है। और वहाँ पर क्लाइमेट के अलग अलग सिचुएशंस होने के कारण हमारे पास हर तरह की क्रॉप को प्रोड्यूस करने का अवसर है, और पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है। तो ये पोटेंशियल तो हमारे पास है, लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं और ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जो हमें समाधान भी देते हैं और हमारे लिए समस्या का कारक भी बनते हैं। अगर सही समय पर वो चीज़ें ना मिले तो मुश्किल बनती है, मिल जाएं तो समाधान बनता है। एग्री इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हमारे पास हैं। डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग तरह के प्रभाव हमको मिलते हैं, उनकी अलग अलग तरह की प्राकृतिक चुनौतियाँ हैं, उनसे मदद भी मिलती है तो कठिनाइयाँ भी होती हैं। कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो पूरे देश के सामने बार बार आती रही हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास भी हुए हैं, लेकिन देश की आबादी ज़्यादा है,
जो खेती का क्षेत्रफल है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उन सब तक सभी तरह के सॉल्यूशंस की पहुंच अभी सुनिश्चित नहीं हुई है, एक बड़ा कारण है। और साथ में पर्यावरण के ऐसे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और उनके जो इम्पैक्ट्स हैं, उनकी जो बाधाएं हैं, उनसे भी हमें दो चार होना पड़ता है और उनके प्रभावों से हम बच भी नहीं सकते, बल्कि हमें उनके साथ में एक सहभागी समन्वय करने वाला समाधान हासिल करना है। कॉन्सिक्वेंटली कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सीधे भारतीय कृषि को न केवल प्रभावित करते हैं कुछ विशेष क्षेत्रों में, बल्कि कुछ ऐसे हैं जो पूरे देश में प्रभावित करते हैं। तो उन सबके समाधान पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इन सारी बुनियादी मुश्किलों को कैसे समझें और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज क्या होंगे, अगली स्लाइड में हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कैटेगरीज क्या हैं समस्याओं की कृषि के क्षेत्र में। सबसे पहले हम समझेंगे कि फार्म और मशीनरी के क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियां हैं। फिर हम समझेंगे एग्री इनपुट के क्षेत्र में। एग्री इनपुट कहते हैं सीड्स की बात है, फर्टिलाइजर्स की बात है, या सॉइल की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए जो कुछ भी खेत में डाला जाता है वो सब एग्री इनपुट है। इसमें किस तरह की चुनौतियां हैं, उनकी अवेलेबिलिटी से लेकर, उनके उपयोग से लेकर, उनकी क्वालिटी से लेकर, ये सब कंसर्न्स आएंगे। फिर आता है कि खेत की फसल तो तैयार हो गई, अब उसके बाद उसका संरक्षण है, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ये एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें आवश्यकता है कि यहाँ किसानों को बड़ा नुकसान होता है। खेत में भी एग्री इनपुट टाइम पर न मिलने से नुकसान होता है। फार्म एंड मशीनरी में टाइमली काम ना होने, सही तकनीक ना होने, सही मशीनरी ना होने, लेबर ना होने, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें चुनौतियां आती हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में सेम है। फूड प्रोसेसिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, प्रसंस्करण की बहुत सी तकनीकें विकसित हो चुकी हैं, लेकिन उपलब्धता देश के हर किसान तक न होने के कारण यहाँ पर बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। अगर वो उपलब्धता हो जाए तो मशीनरी की उपलब्धता एक चुनौती है, मशीनरी भी हो जाए तो उसके ऑपरेशन की चुनौती है, ऑपरेशन भी सही हो जाए, उत्पाद तैयार भी हो जाए तो उसके स्टैंडर्डाइजेशन की चुनौती है। तो इस पर भी हम समझ विकसित करेंगे। फिर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस। बहुत सी जगहों पर उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। हालांकि नाबार्ड के जरिए पूरे देश में ऐसी बहुत सी योजनाओं का संचालन किया गया है, सुधार बहुत हुआ है, लेकिन जितनी अपेक्षा है और जितनी आबादी बढ़ी है, जितनी ज़रूरत बढ़ी है, उतनी पूर्ति नहीं है, यानी डिमांड सप्लाई में बड़ा गैप है। तो इसे भी हमें समझना है। और सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा और एग्री एक्सटेंशन। शिक्षा की बुनियादी जो विस्तार हुआ है, उसमें भी अभी उस तरह की जो अपेक्षा है वो पूर्ति नहीं हो पाई है। और खास करके कृषि क्षेत्र में जो किसान हैं वो शिक्षित तो हुए हैं, लेकिन पूरी विषय के शिक्षा से अभी भी बड़ा तबका वंचित है। तो उससे किस तरह की चुनौतियां आती हैं और एग्री एक्सटेंशन की किस तरह की बाधाएं आती हैं और उनके जो लक्षित परिणाम है वो हासिल नहीं हो पाते, तो वो एक बड़ी बाधा है, उससे भी हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उनके एडेप्टेशन को लेकर। बहुत से तकनीकी विकास हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संबंधित इकाइयां हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विषयों के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने भी टेक्नोलॉजी विकसित की है, CFTRI ने भी टेक्नोलॉजी विकसित की है, और CSIR की लेबोरेटरीज में भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज विकसित की हैं। लेकिन उन तकनीकों के विकास का एक्सटेंशन कैसे हो, विस्तारीकरण कैसे हो, उन सब के पास उसकी पहुंच देश भर के हर हिस्से में कैसे हो, और अगर वो पहुंच जाता है तो उसको अडेप्टेबिलिटी किसानों के बीच में कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बिना अडेप्टेशन के परिणाम हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर बात आती है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की। सब कुछ हम उत्पादन करते हैं, लेकिन हर साल ये खबरें आती हैं कि बड़े पैमाने पर गेहूं, धान या दूसरी तरह की फसलें जिनका संरक्षण सरकार के स्तर पर किया गया या सामाजिक स्तर पर कहीं किया गया और उसमें भारी नुकसान हुआ है। तो संरक्षण की उचित व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती है, इसकी बड़ी कमी है, और इसकी वजह से किसानों को, उत्पादकों को, कंपनियों को, सबको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं पूरे देश में इसी समस्या के समाधान के लिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी फैसिलिटीज हों, और वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो प्रोड्यूस जा रहा है उनके कलेक्ट करके स्टोर करना, और दूसरे पॉइंट पर जहां पर वो ट्रांसपोर्ट होकर जा रहा है वहां पर भी स्टोरेज हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो उसके बाद होगा। तो इससे जुड़ी हुई चुनौतियों को भी हम समझेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण पूरे देश के किसानों के लिए, उत्पादकों के लिए, कंपनियों के लिए जो बहुत बड़ी चुनौती है वो मार्केटिंग है, और साथ में फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। तो ये दोनों आपस में इंटीग्रेटेड हैं कि कहीं पर सही फंड्स की उपलब्धता न होने के कारण मार्केटिंग के इनिशिएटिव्स नहीं हो पाते, कहीं मार्केटिंग के इनिशिएटिव्स इतनी एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि जितना कैश है वो बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और लोग संकट में ग्रस्त हो जाते हैं। और इस चुनौती का सामना ज़्यादातर स्टार्टअप्स कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ये चुनौती बहुत बड़ी है, और भारत में खास करके डेवलपमेंट की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो विकासशील देश होने के नाते हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, और उनमें खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें विकासशील होने के कारण उनमें बहुत स्पष्टता नहीं है, इसलिए भी लोगों को मुश्किलों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, और खर्चा भी ज़्यादा होता है। इसलिए इस चुनौती पर हम ज़्यादा बात करेंगे, और इस पर आपसी मिलकर किस तरह के समाधान किए जा चुके हैं,
किस तरह के समाधान हम कर सकते हैं और किस तरह के समाधान की संभावनाएं हैं, इस पर भी बात करेंगे। और चूंकि मामला सरकार से जुड़ा हुआ, चाहे लाइसेंसिंग हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे डीलिंग हो, चाहे सीट्स हो, हर तरह के काम का रिश्ता अंततोगत्वा सरकार के साथ बन ही जाता है और बिना सरकार के सही सहयोग के कोई काम सही दिशा में जा पाए ये मुश्किल है। और सरकार के तंत्र में सब कुछ सही अभी भी हुआ नहीं है। हालांकि राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर इसमें प्रयास बहुत से हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। उसमें नागरिकों की सहभागिता कैसे हो, आपको सही सपोर्ट, सही स्कीम्स और सही कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स के बीच में कैसे मिले, इस पर भी बात करेंगे। एक बड़ी चुनौती है और इसका समाधान हमें करना है। और अंत में सामाजिक चुनौती। समाज, चूंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें बहुत तरह के स्टिग्मास हैं, उनसे भी हमें निकलना है और उनकी बाधाओं के कारण भी कृषि का क्षेत्र जो है वो समस्याओं से ग्रस्त होता है और सही जानकारी सही वक्त पर सही व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती। ये भी एक चुनौती है और ये भी सामाजिक जो ताना बाना है वही ताकत भी है और वही मुश्किल भी। तो इस पर भी बात करेंगे। तो आप तैयार हैं क्या इस पूरी यात्रा में आगे साथ चलने के लिए? अगर हाँ, तो अपनी डायरी पे अब इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तो उनको नोट करना ना भूलें। और जो आपके लिए ज़रूरी है, अगर वो फीडबैक मिलता है तो इस सेशन के आखिर में जब हम जूम मीटिंग में जुड़ेंगे तो उसका लाभ भी लेना कतई न भूलें। और आपके सवाल आएंगे तो हमें खुशी होगी और अगर आपको समाधान मिल जाएगा तो ये तरक्की की राह सरल हो जाएगी और आपकी गति बढ़ जाएगी। बात करते हैं आगे। सबसे पहले जो हमने लिस्ट किया है प्रॉब्लम्स को, उनमें फार्म और मशीनरी की बात। अब देखिए इसकी सब कैटेगरीज कितनी हैं और इनमें किस तरह की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। सबसे पहले बात स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा स्मॉल फार्मर्स हैं, यानी सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 से 5 एकड़ के बीच में खेती है। और बल्कि बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिनकी खेती 1 एकड़ से भी कम, कुछ बिस्वों के आधार पर है। और उस कम लैंड होल्डिंग होने के कारण उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम होते हैं, उनके पास फंड्स भी कम होते हैं, उनके पास काम का साइकिल भी कम होता है, उनके पास लेबर्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी कम होती है। और ज़्यादा प्रोड्यूस न होने के कारण मार्केट में उनको मेहनत उतनी करनी पड़ती है, माल कम लेके जाते हैं, प्रॉफिट कम होता है, अंत में अंटी में यानी जेब में पैसा टका कम आता है। और जब पैसा कम आता है तो मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके समाधान पर भी हम बात करेंगे अगले सत्र में, लेकिन पहले इस चुनौती को ठीक से आपको समझना ज़रूरी है कि छोटी-छोटी लैंड होल्डिंग होने से बीज भी महँगा खरीदने को मिलता है क्योंकि ज़्यादा बीज नहीं चाहिए। आपको पेस्टिसाइड लेते हैं तो भी आपको महँगा पड़ता है क्योंकि खुदरा लेते हैं। आपको लेबर भी छोटे-छोटे काम कराने होते हैं तो ज़्यादा पैसा देकर कम काम हो पाता है। ज़्यादा बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि लैंड होल्डिंग छोटी है। आप इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा रख नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगातार उसमें उसकी उपयोगिता ज़्यादा होती नहीं है, मेंटेनेंस ज़्यादा आती है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये भी, और अगर कहीं प्रभु का प्रकोप हमारे खेत पर पड़ गया तो छोटी लैंड होल्डिंग होने की वजह से ज़्यादा संकट भी खड़ा होता है, नुकसान भी अचानक होता है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स करने की गुंजाइश कम होती है, लेकिन फिर भी मिल करके छोटे-छोटे समाधान हम निकाल सकते हैं। इसलिए निराश नहीं होना है। आगे के सत्र में हम आपके सॉल्यूशन की बात भी करेंगे। दूसरी चुनौती है मोनोक्रॉपिंग। पूरे देश में ये एक बड़ी समस्या है कि लोग धान या गेहूँ या गन्ना इस तरह के मोनोक्रॉप्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं और जो पूरा सॉइल का विज्ञान है, जो कृषि का विज्ञान है, उससे दूर हो चुके हैं। और इस वजह से खेत के अंदर न्यूट्रिटिव जो साइकिल है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और मोनोक्रॉपिंग की वजह से न केवल उनको नुकसान होता है और किसी भी नेचुरल क्लामिटी के केस में पूरी की पूरी क्रॉप ध्वस्त हो जाती है और वो पूरे साल खाली हो जाते हैं। और इस तरह का सदमा बहुत से किसानों को मौत के चंगुल में घसीट रहा है। और चाहे वो विदर्भ के किसान हों, चाहे अन्य प्रदेशों के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी खबरें आना अब आम बात हो गई है कि किसान ने नुकसान होने की वजह से सुसाइड कर लिया या आत्महत्या का अटेम्प्ट किया। तो किसान साथियों को और युवा साथियों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कदम कतई न उठाएं, क्योंकि मोनोक्रॉपिंग के सॉल्यूशन हैं और उन सॉल्यूशन की बात हम करेंगे। और उसे सॉल्यूशन अपनाने से न केवल आपका एक मोबिलाइजेशन होता है मनी का, और आपके खेत की जो सॉइल है वो भी रिच होती है। तो इसलिए निराशा नहीं के साथ नहीं जाना है, सकारात्मक होकर समाधान की यात्रा करनी है। बहुत बड़ी समस्या देश के सामने है सॉइल एरोजन की, यानी भूमि का क्षरण। वो लगातार होने से हमारी भूमि की क्षमता लगातार घट रही है और ये क्षमता अगर घटती चली गई तो हमारी भूमि, जमीन जिसमें हम खेती करते हैं, जिसे हम माता मानते हैं, वो बांझ हो जाएगी, यानी खेती की उपज उसमें नहीं होगी, वो सिर्फ रेत के रूप में हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा चुनौती हमारे लिए होगी। और इसके समाधान क्या है, इस पर भी बात करेंगे।
अब सॉइल इरोजन के बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कार्बन की, जिसकी डिफिशियंसी सॉइल में बहुत तेजी से हो रही है और 0.5% कार्बन से नीचे जा चुका है बहुत जगहों पर, यानी कि मिट्टी बांझ हो चुकी है। और अब तेजी से जो कार्बन की डिफिशियंसी है उसको रोकने के लिए बहुत तरह के इनिशिएटिव हुए हैं। क्या समाधान है, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद जो समस्या आती है वो प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। अभी जो निराश्रित गोवंश हैं, नीलगाय है या ऐसे और जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनकी वजह से खेत को नुकसान होता है और बहुत तरह की फेंसिंग, बहुत तरह की बाड़, बहुत तरह की झाड़, सब कुछ लगाने के बाद भी खेतों में भारी नुकसान हो जाता है। और किसानों के इस नुकसान को लेकर पूरे अलग अलग राज्यों में जहां ये समस्या ज़्यादा है वहां इस पर ज़्यादा बहस हो रही है, लेकिन ये अल्टीमेटली पूरी जो कृषि है उसको प्रभावित कर रहा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और मेजर चुनौती के तौर पर हम इसको देखते हैं। और मैन पावर अवेलेबिलिटी, गाँव से पलायन बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि केवल खेती में मोनोक्रॉपिंग के कारण, क्योंकि जब एक क्रॉप होती है तो उसमें कुछ समय तक हमारे पास काम रहता है, उसके बाद हम खाली रहते हैं। उसका प्रसंस्करण अब गाँव में घट गया है, वो सीधे मंडी में बेच देते हैं और कंपनियों को चला जाता है। अब गाँव में उद्यमिता के अवसर कम हैं, तो उन लोगों के पास काम की अपॉर्चुनिटी कम होती है जो कि खेती में लेबर का वर्क करते हैं। इसलिए इन लोगों का पलायन शहरों के क्षेत्र में लेबर वर्क के लिए या अन्य इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, उसमें वो काम करने के लिए वो पलायन कर रहे हैं। और इस पलायन की वजह से गाँव में खेती करने के लिए मजदूरों की उपलब्धता कम है, या ये भी कहें कि स्किल्ड मैन पावर भी नहीं मिलती, क्योंकि खेती का प्रशिक्षण के लिए कोई संस्थान सीधे तौर पर लेबर प्रशिक्षण के लिए नहीं है। और अभी तक लेबर ट्रेडिशनली काम करते हुए सीखते रहे हैं और जो सीख लेते हैं वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर की क्राइसिस को फेस कर रहे हैं किसान और उत्पादक। इसी तरह से अब हमारे पास एक और चुनौती आती है, फॉल्टी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। चूंकि सही जानकारी, सही तकनीक, सही अवेयरनेस और सही वक्त की जानकारी न होने पर अल्टीमेटली सारी फॉल्ट्स को हम स्वागत कर लेते हैं और हमारी क्रॉप उसका शिकार होती हैं और एग्रीकल्चर जो है उसका आउटकम नुकसान के मुहाने पर खड़ा होता है। उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो भी घटती है, सॉइल के नुकसान भी हो रहे हैं और हम गलत प्रैक्टिसेस से अपना नुकसान खुद कर बैठते हैं। लागत ज़्यादा हो जाती है, आमदनी कम हो जाती है, तो मुनाफा घटता है। तो ये एक बड़ी फार्म और मशीनरी की चुनौतियां हैं, जिसमें मशीनरी की, राइट मशीनरी की उपलब्धता, मशीनरी की चयन और मशीनरी की मेंटेनेंस, उसका यूटिलाइजेशन, ये सब भी एक चुनौती है और उनका सही इस्तेमाल न होने से ये नुकसान बहुत हो रहा है। अभी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जिसमें बड़े बड़े जो प्लांट हाउस हैं, ग्रीन हाउस हैं या पॉली हाउसेस हैं, वो लोगों ने लगाए हैं, लेकिन उनके बारे में सही तकनीकी जानकारी ना होने, उसके सही संचालन न होने के कारण भी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि राइट टेक्नोलॉजी, राइट अप्रोच, राइट वर्क, राइट टाइम एंड राइट सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप, जो खेती के लिए प्रोड्यूस है उसका सही चयन किया जाए, सही जलवायु में, सही टाइम पर, उसकी बुआई सही समय पर हो, सिंचाई सही समय पर हो, कटाई सही समय पर हो, प्रसंस्करण सही समय पर हो और आगे उसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज भी सही हो, तो हमें बहुत सी समस्याओं का समाधान करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहला हमने बात की फार्म एंड मशीनरी के फील्ड में, अब हम बात कर रहे हैं एग्री इनपुट के फील्ड में। तो ये सब तो चुनौतियां आपने समझी ही, और बड़ी चुनौतियां जो आ रही हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ राइट क्वालिटी ऑफ सीड्स। एक तो सीड की उपलब्धता नहीं होती, दूसरा है कि क्वालिटी ऑफ सीड्स की उपलब्धता बहुत कम है, तीसरा है टाइम पर अवेलेबिलिटी, सबसे बड़ी चुनौती। तो ये सीड्स के केस में है, जो दावा होता है वो मिलता नहीं मिलता है तो परेशानी होती है। सीड्स भी चूंकि अब हाइब्रिड सीड्स तैयार कर करके बाजार में आ रहे हैं, तो उनकी भी टेम्परामेंट, उनके भी लिए क्लाइमेट और उनकी भी प्रवृत्ति अलग तरह की होती है, जिसके बारे में समझ किसान को होनी चाहिए। अगर उसमें कोई अंतर होता है तो परिणाम में भी अंतर होगा, और ऐसा हो रहा है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ मैन्यूरीज। जो सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए बायोमास की जरूरत है, उसकी उपलब्धता कम है, क्योंकि अब जो खेती करने वाले हैं उन्होंने बाड़ी से दूरी बनाई है, यानी कि पशुपालन से दूरी बनाई है। इस कारण से उनके पास जो मैन्यूरी है उसकी उपलब्धता कम है, या मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, इसलिए भी बहुत तरह का बायोमास जो मल्टी क्रॉपिंग में या मल्टी लेयर क्रॉपिंग में या मिक्स क्रॉपिंग में हमें मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है। और लैंड ओपन ज़्यादा होती है, कार्बन सॉइल का वो इवेपोरेट हो जाता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो खेत का तापमान बढ़ रहा है, बायोमास डिक्रीज हो रहा है, उसमें सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी घट रही है। तो ये बड़ी नुकसान है एग्री इनपुट के तौर पर। अवेलेबिलिटी ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायोसाइड्स। अभी हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल इतना अंधाधुंध बढ़ा है, वो अपने आप में चुनौती बढ़ी,
उसके बाद उसकी उपलब्धता की भी चुनौती बढ़ी। अब हम समाधान की तरफ से जब हम बायो फर्टिलाइजर और बायोसाइड्स की तरफ जा रहे हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, और क्वालिटी तो अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। तो ये भी एक चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। फिर चैलेंज है लेस वाटर सप्लाई। चूंकि अभी अपने पूरे देश में हर जगह चैनलाइजेशन पानी का नहीं हो पाया है, तो हर जगह जो नेचुरल वाटर है वो नदियों के जरिए, नहरों के जरिए हर जगह खेतों को उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग अब ट्यूबवेल्स के जरिए ज़्यादा काम हो रहा है। उसकी चुनौती ये हो रही है कि भूगर्भ जल का पानी इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है कि भूगर्भ का पानी लगातार गिरता जा रहा है। वाटर लेवल के गिरने की वजह से हमारे पास अब बोरिंग की क्षमता सीमा के समाप्त की ओर जा रही है, कई जगहों पर हो चुकी है, और पानी न होने से खेती करना मुश्किल हो रहा है। साथ में इरिगेशन की फैसिलिटीज़ सबके लिए हर जगह उपलब्ध नहीं हैं, और साथ में इसी में इम्पैक्ट डालता है क्लाइमेट भी। तो उसकी वजह से बेवक्त बारिश होने से ज़्यादा पानी आ जा रहा है, तो वो डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, और जो पूरा साइकिल है मौसम का उसके बदलने की वजह से तापमान बढ़ रहा है, और उसका भी कृषि पर बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर भी एग्री इनपुट के तौर पर एक अहम कड़ी के तौर पर हम उसे देखते हैं। हम सीधे तौर पर उसकी कम बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक ज़रूरी फैक्टर है। अब बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की। तो ये पूरी जो एग्रीकल्चर साइकिल है उसमें कृषि का उत्पादन के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की जो गतिविधियां हैं, यानी उत्पादन के बाद उनका रख रखाव, इसे भी हमें समझने की जरूरत है। क्या चैलेंजेस आते हैं? मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टेक्नोलॉजीज बहुत विकसित हुई हैं, लेकिन अभी उनकी मास अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उनकी उपलब्धता न होने से, उसका आधुनिकीकरण न होने से अभी हम पुरानी पद्धतियों में चल रहे हैं। उनका ट्रांसपोर्ट, उनका स्टोरेज करने में, उनका प्रबंधन करने में पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। उससे हमारे लागत बहुत बढ़ रही है, उसमें खर्चा बहुत आ रहा है, और लेबर भी उसमें बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये अभी देश की बहुत बड़ी चुनौती है। साथ में टेक्निकल एंड साइंटिफिक नो हाउ। अगर तकनीक विकसित भी हैं तो बहुत सी जगहों पर मशीनरी का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, क्योंकि उसके लिए टेक्निकल नो हाउ, साइंटिफिक नो हाउ नहीं है। रख रखाव में हमारा बहुत सारे कीट लग जाते हैं, माल बहुत ख़राब होता है, बहुत कुछ सड़ जाता है। तो वो भी एक नुकसान से बचाने के लिए साइंटिफिक नो हाउ बहुत ज़रूरी है। तकनीकों के बारे में कुछ ट्रेडिशनल तकनीक भी हैं, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। उन सब की अगर सही समझ किसानों को, उत्पादकों को, प्रोसेस करने वालों को, स्टोरेज करने वालों को मिलेगी तो वो बचाव कर पाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल फ्री सॉल्यूशंस। चूंकि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत से केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, और केमिकल फ्री जो तरीके हो सकते हैं उस पर अभी कम काम हुआ है। अभी भी ट्रेडिशनल तरीके हैं, लेकिन उसके भी साइंटिफिक प्रोसेस में डेवलपमेंट्स अभी कम हैं। ये इस पर काम होने की ज़रूरत है, और इससे हमारा सहयोग इस क्षेत्र में मिलेगा। कॉस्टिंग कंट्रोल भी एक बड़ी चुनौती है। अभी जो कॉस्टिंग कंट्रोल है वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में मुश्किल हो रहा है, और इस वजह से लागत बढ़ रही है। लैंड की लागत भी बढ़ गई है, बिल्डिंग की बनाने की लागत बढ़ गई है, उसके मेंटेनेंस की लागत बढ़ रही है, बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुई है, सोलर की अवेलेबिलिटी हुई है, लेकिन अभी भी उसका एक्सपेंशन बहुत किया जाना है। तो इन सब के बीच में जो नई तकनीकें हैं उनके आने से इस पे भी समाधान हो सकता है। पोस्ट प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग और जो स्टैंडर्डाइजेशन है, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हम भारत जो है वो ट्रेडिशनली बहुत रिच था, लेकिन धीरे धीरे तकनीकों के विकास के साथ वो महंगी टेक्नोलॉजी और महंगे इक्विपमेंट्स होने के कारण गाँव के अंदर फूड प्रोसेसिंग अब ना के बराबर रह गई है। सीधे जो प्रोड्यूस होता है वो बिना वैल्यू एडिशन किए सीधे मंडी में जाता है, फिर कंपनियों तक पहुंच जाता है। कंपनियां तो उसमें कमा लेती हैं, लेकिन आम किसान जो बड़ा तबका है उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, लगातार उसकी लागत बढ़ती जा रही है और उसका घाटा होता चला जा रहा है। इस परिस्थिति से उनको दो चार होना पड़ रहा है। अगर फूड प्रोसेसिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के थोड़ी सरल तकनीकें, सस्ती उपलब्धता गाँव के क्षेत्रों में होगी तो किसानों को ज़्यादा लाभ होगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है। तो किस किस तरह की चुनौतियाँ इसमें आती हैं? फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग और जो लर्निंग सेंटर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम है। इसमें काम बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, और इसमें रोज़गार की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बीएससी एजी, एमएससी एजी करके देश में जो विद्यार्थी उपलब्ध हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर उन सबको इंटीग्रेटेड फॉर्म में जोड़ा जाए तो समाधान मिल सकता है। इस पर डिस्कशन और करेंगे आगे समाधान के हिस्से में, लेकिन अभी हम समस्या की बात करते हैं। तो एक बड़ी समस्या ये है जिसका समाधान हमें ढूंढना है, मिलकर तलाशना है। उसके बाद है अवेलेबिलिटीज ऑफ एक्रीडिएटेड लेबोरेटरीज, कि जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें ऐसी प्रयोगशालाओं की भी बहुत ज़्यादा है ज़रूरत, जिसमें हम इनका परीक्षण कर सकें, इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स निकाल सकें, क्योंकि तब किसी कंपनी को प्रोसेस करके देने या खुद के पैक करने या फिर इसके विक्रय करने में आसानी होगी, अपने ब्रांड डेवलपमेंट में आसानी होगी, या कोई स्टार्टअप इसमें जो काम कर रहा है उसको मदद कर मिल पाएगी। इनकी फैसिलिटी ना होने के कारण ये स्टार्टअप्स गांव या थोड़े अर्बन, सेमी अर्बन एरियाज़ में कम होते हैं, मेट्रोज़ में ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इनकी सुविधाएं ज़्यादातर मेट्रो शहरों में ही उपलब्ध हैं।
इसी तरह सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ पूरे देश में भारत सरकार ने मिट्टी की जांच के लिए उनके लिए जो कार्ड्स बनाने, सॉइल सर्टिफिकेट्स, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने शुरू किए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अभी भी देश के हर हिस्से में सॉइल टेस्टिंग के लिए बहुत रिगरस, बहुत आसान सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कुछ केवीकेज में इनकी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां कुछ किसानों की पहुंच हो पा रही है। कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इस तरह की प्रयोगशालाएं हैं, बाकी पूरे देश में ऐसी नहीं हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है, जबकि इनकी ज़रूरत हर एक किसान को है। इसका मतलब हर गांव में ऐसी प्रयोगशाला छोटी होनी चाहिए जिसमें नई तकनीकों का विकास हुआ है। तो हम समाधान की उस दिशा में बात करेंगे। फिर बात आती है कॉस्टली प्रोड्यूस टेस्टिंग फैसिलिटीज़। जो ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जहाँ हैं भी, वो बहुत महंगी हैं और वो किसान की पहुंच से दूर हैं। इस पे कुछ राज्यों ने टेस्टिंग को सपोर्ट देने के लिए किसानों के लिए सहूलियतें निकाली हैं, लेकिन अभी वो भी ट्रायल मोड पर हैं। इनको भी बढ़ाया जाना है। तो ये चुनौतियां हमने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फूड प्रोसेसिंग और स्टैंडर्डाइजेशन, इन क्षेत्रों में भी समझ ली हैं। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस। ये सब काम जो हम करना चाहते हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी और उसमें हमें मैकेनाइजेशन की ज़रूरत होगी। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उनको बढ़ाना की ज़रूरत है। इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF जो है भारत सरकार ने शुरू किया है इसको बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी इसमें पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको और बढ़ाया जाना है। तो इस जरिए हम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ पूरे देश में बढ़ा सकें, ताकि हम अपनी बुनियादी समस्याओं को इस दिशा में कम कर सकें। और उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, क्योंकि अगर मैकेनाइजेशन नहीं होगा तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और उसमें तेज़ी से काम हो सके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और उनके लिए आपस में ऐसा नेटवर्क चाहिए कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वालों को बुनियादी सहयोग मिल सके और उनकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू हो, नहीं तो उनका भी मनोबल टूटेगा। तो इन सब के बीच में एक अच्छा रिश्ता भी ज़रूरी है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। तो उस पूरे को लिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हिस्सा है, इसलिए इसकी बात भी करेंगे। और अब बात करते हैं दूसरी जो कैटेगरी है, वो है एजुकेशन और एग्री एक्सटेंशन। दुनिया में शिक्षा हर समस्या की बुनियादी जड़ है, क्योंकि अगर सही शिक्षा होगी तो सही दिशा में चिंतन होगा, सही दिशा में चिंतन होगा तो उस दिशा के समाधान लिए जाएंगे। और जब सब राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा और हम मिलकर समाधान की यात्रा ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ एजुकेशन की कमी या राइट एजुकेशन की कमी, राइट इन्फॉर्मेशन की कमी, राइट समझ की कमी की एक चुनौती है। और ये चुनौती का समाधान हम कृषि के क्षेत्र में जो करना भी चाहते हैं, जिसमें भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने प्रयास किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में, जिसमें ऑर्गेनिक इनपुट से जो हैं वो भी बढ़ाए जाएँ, खेती की समझ बढ़ाई जाए, प्रशिक्षण बढ़ाया जाए। तो जितनी चुनौतियाँ थी यहाँ के और बढ़ जा रही हैं। फिर बात नेचुरल फार्मिंग की आई है, उसको भारत सरकार ने स्वीकार किया है समाधान की दिशा में। लेकिन एग्रीकल्चर जो पुरातन पहले से हम करते आ रहे हैं, उसमें भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की चुनौतियां थी, इसमें भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की चुनौतियां हैं, नेचुरल फार्मिंग में भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की चुनौतियां हैं। और ये सब बढ़ती जाती हैं क्योंकि ट्रेनिंग एंड प्रमोशन की फैसिलिटीज़ अभी कम हैं और उनको ज़्यादा बढ़ाना होगा। चाहे हम केमिकल फार्मिंग करें, चाहे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, चाहे नेचुरल फार्मिंग करें, फार्मिंग के तरीके कुछ भी हों, लेकिन एक्सटेंशन की चुनौतियों का समाधान बेहद ज़रूरी है। और इसमें सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। PPP मोड पर भी इसमें बहुत सारे काम शुरू हुए हैं, लेकिन उनका दायरा भी अभी छोटा है। उसके बाद आता है मार्केटिंग एंड सपोर्ट फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोड्यूस। मार्केटिंग तो चुनौती है ही है, उसके लिए एक अलग कैटेगरी में हम और भी जिक्र करेंगे, लेकिन इन क्षेत्रों में भी इन सब की भी मार्केटिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे अगर कोई फैसिलिटी लेकर भी आता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। जैसे कि हमने कहा 95% जो फेल्योर रेट है स्टार्टअप्स का, वो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स का भी है। तो ये असफलताएं हमारी मुश्किलों के समाधान में और बड़ा रोड़ा बन जाती हैं, क्योंकि जब अच्छी कहानियां होती हैं तो लोगों को उत्साह बढ़ता है, जब नकारात्मक कहानियां होती हैं तो उत्साह घटता है और भागीदारी भी घटती है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और अडेप्टेशन की। हमने कुछ बात की है, लेकिन थोड़ा यहाँ एलेबरेट करते हैं कि अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और अडेप्टेशन की बात है, उसमें मास अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, एक तो उपलब्धता अभी कम है। टेक्नोलॉजीज पे काम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रूवन टेक्नोलॉजीज की उपलब्धता कम है जो समाधान वाकई देंगी। ट्रायल मोड पर बहुत हैं, कई छोटे मोटे टेस्टिंग के लेवल पर भी हैं, लेकिन मास अवेलेबिलिटी के लिए तैयार टेक्नोलॉजीज कम हैं, उनकी उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि जो टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं उनको अडॉप्ट करें और उन नई टेक्नोलॉजीज के लिए किसानों को तैयार करना, मानसिक तौर पर, उपयोग के तौर पर, और उस उपयोग में नवाचारी प्रयोग करने के लिए, इनोवेटिव प्रयोग करने के लिए भी उनको तैयार करना एक चुनौती है। और जो बहुत बड़ी चुनौती है वो मार्केटिंग और फाइनेंशियल चैलेंज की है। तो ये हर एक को इसका सामना करना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो।
क्योंकि मार्केटिंग सपोर्ट और फैसिलिटेशन के लिए सरकार की तरफ से, नाबार्ड की तरफ से, अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत तरह के इनिशिएटिव चलाए गए हैं, लेकिन उन इनिशिएटिव्स में भी एक कैच रहता है, एक लिमिट रहती है, इसलिए सब तक उसकी पहुंच अभी नहीं हो पाई है। मॉडल के तौर पर हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच तो हुई है, लेकिन अभी छोटे हिस्से में, अभी वो 5 से 10% के अंदर ही है। वो 100% या 90% तक नहीं पहुंचा है और हमें इधर पहुंचाना है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरा है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। मार्केटिंग सपोर्ट अगर फैसिलिटेशन मिल भी जाए, तो ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए जो बुनियादी सहूलियतें या ज़रूरतें या उसके लिए समझ विकसित करने के लिए केंद्र चाहिए, उनकी बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है। ये एक बड़ी चुनौती। प्राइस कंट्रोल और क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके बाद ये दिक्कत भी आती है कि जब भी हम काम करते हैं, तो हमें कम्पीट किससे करना है कि एक छोटा-सा खिलाड़ी बहुत बड़े जायंट खिलाड़ी के साथ, यानी बड़ी कंपनी के साथ कम्पीट करने चलता है और इसमें वो पिसकर मर जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है मुश्किलें, परेशानियाँ। तो उसको कैसे कम कर सकें, इसलिए इस पूरे वॉर में प्राइस कंट्रोल और क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके लिए ऐसी स्पर्धा का कानून बनाने की ज़रूरत है, ऐसी पैरामीटर्स बनाने की ज़रूरत है ताकि सभी सर्वाइव कर सकें और उनको स्पेशल फैसिलिटेशन जो नई शुरुआत कर रहे हैं, उनको मिलने की ज़रूरत है। कुछ-कुछ तो मिल रहा है, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। फिर बात आती है स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, पूँजी की कमी। अगर सपोर्ट मिल भी जाए, तो उतना पर्याप्त नहीं है। जैसे हमारे शरीर की आकार के बढ़ते-बढ़ते उसकी ज़रूरत भी बढ़ती चली जाती है। पहले 1 बॉटल दूध से काम चल जाता था जब हम छोटे थे, लेकिन जब बड़े हो गए हैं तो हमें बड़ी थाली चाहिए। उसी तरह से कोई भी बिज़नेस जैसे-जैसे ग्रो करता है, उसकी नीड्स भी बड़ी होती जाती हैं और उनकी नीड्स के साथ में उसकी उपलब्धता भी बहुत ज़रूरी है और उसमें सब में लगता है कैपिटल। उदाहरण के लिए, ये कोई फैक्ट्री शुरू होती है, कोई काम शुरू होता है, तो अगर पहले उसकी कैपेसिटी 2 से 5 क्विंटल पर डे की है, तो 1-2 साल बाद उसकी कैपेसिटी 100 से 200 क्विंटल पर डे की होगी और जब इतना कुछ बढ़ेगा, तो उसमें मशीनरी भी बढ़ेगी, उसमें स्पेस भी बढ़ेगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा, लेबर भी बढ़ेंगे, मशीनरी भी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, लोग भी बढ़ेंगे, लागत भी बढ़ेगी, लोड भी बढ़ेगा और इस सब में आ जाती है पूँजी की कमी। इसकी पूर्ति के लिए, रेगुलर फ्लो मेंटेन करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर बात आती है एक्सेसिव लोनिंग एंड रीपेमेंट। अब जब इस तरह के स्कार्सिटी के शिकार लोग होते हैं, तो लोन ज़्यादा लेते हैं। कई बार गवर्नमेंट के एग्रीकल्चरल लोन अवेलेबल नहीं होते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं जिसमें ईएमआई देने में उनको परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है और ये सब करने के चक्कर में वो आउट ऑफ कैश हो जाते हैं और इस सब में दिक्कत आती है रीपेमेंट की, यानी कि जो ईएमआईज़ हैं वो टाइम पर रीपे नहीं होती और एनपीए बढ़ता है, बट्टे खाते में पैसा चला जाता है और बैंक भी डरने लगते हैं और ये डर पूरे बाजार में सबके लिए नुकसानदायक होता है। जल्दी लोन मिलना मुश्किल होने लगता है। फिर आता है लैक ऑफ फंडिंग सपोर्ट। इन सब के कारण फंडिंग सपोर्ट की दिक्कतें आती हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग कर्जदार होते हैं, इसलिए दूसरा कर्जा एक कर्जदार को मिलना बेहद मुश्किल है और इस तरह से पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। इसलिए अच्छे-अच्छे इनिशिएटिव्स भी फेल्योर की कैटेगरी में दर्ज हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इस पर हम बात करेंगे और कैसे समाधान निकालें, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। कुछ और कैटेगरीज की बात करेंगे और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, जैसा कि हमने डिस्कस किया, लेकिन इसको थोड़ा एलेबरेट करते हैं। पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज़ है क्या? पुराने स्ट्रक्चर्स जो बने हैं, उनमें स्टोरेज करने पर हमें नुकसान होता है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पेरिशेबल आइटम्स हैं, उनके लिए कोल्ड चेन चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। जो स्टोरेज हैं भी, उनमें एडवांसमेंट नहीं है, इसलिए उनका डेटा स्टोर करना, उनके ऊपर काम करना, उनके लिए सेंसर्स लगाना अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम मार्केट के अंदर जो माल पहुंचाते हैं, कई बार उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, अपग्रेडेड स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ना होने के कारण भी दिक्कत आती है। हालाँकि आप बहुत तरह के ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी शुरू हुई हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भी शुरू हुए हैं। इसके साथ में अब किसानों के लिए हवाई यात्रा के ज़रिए उनका माल पहुँचाने की कोशिश भी शुरू हुई है। विशेष ट्रेनों में बोगियाँ लगाई गई हैं, किसान रथ भी चलाया गया है, कुछ शुरू हुआ है, लेकिन ये सब प्रयोग के दौर में हैं और इन सब का पूरे देश में एक संजाल फैलाने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी जो मालगाड़ियाँ हैं, उनको भी अब कृषि के क्षेत्र में भी विशेष काम करने की दिशा में विचार हुआ है, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है। कुछ काम अभी और ठोस बुनियादी काम करने होंगे। अब बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की। गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन। सरकार की योजनाओं को पाने में बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और अक्सर जो मीडियम्स हैं न्यूज़ के, उनमें बहुत तरह की खबरें आती हैं कि किसी किसान के साथ कुछ हुआ है, किसी किसान को मुश्किल हुई है, कहीं गवर्नमेंट की स्कीम का दावा हुआ, ज़मीन पर हकीकत कुछ और मिली, सरकारी दावा फेल, ऐसी खबरें मिलती हैं। लेकिन इन खबरों में सबकी सहभागिता होनी में एक चुनौती है और उसके वजह से
गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड स्कीम जो रीच है वो पूरे देश में नहीं हो पा रही है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर एंड लाइन डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, वन विभाग है, सिंचाई विभाग है, प्रसंस्करण विभाग है, ये तमाम तरह के जो विभाग हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कम है और उसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट बहुत जनरेट होता है। जो एग्री एक्सटेंशन वाले हैं, जो रिसर्च वाले हैं, जो अलग अलग केवीकेज हैं, उन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है ताकि किसान को ज़्यादा मदद मिल पाए। सपोर्ट टू इनोवेटर्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स, देश भर में जो छोटे छोटे इनोवेटर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। उनके छोटे छोटे रिसर्चर्स, उनके इक्विपमेंट्स, उनके इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं। एग्रीप्रेन्योर्स के काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको सबसे कम सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनके साथ इनका लिंकेज सेलेक्टिव लोगों तक पहुंच पाया है। ज़्यादातर वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं जो बुनियादी तौर पर कम पहुंच पाए हैं, और इस वजह से ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो बिल्ड होने में अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और सबको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि देश बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, कृषि का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इसमें आने की लिए सबको अवसर भी है और सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत भी है। दूसरी बात आती है एम्पावरमेंट ऑफ स्टार्टअप इंक्यूबेशन। अभी स्टार्टअप की इनिशिएटिव सरकार की चल रही हैं, जिसमें अलग अलग जगह इंक्यूबेशन बन चुके हैं। हर राज्य में अब तो शायद हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच इनकी होने वाली है, और हर जनपद में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं वो स्टार्टअप को सपोर्ट करें इस तरह का। लेकिन अभी भी इसमें और काम किए जाने की ज़रूरत है जिसमें कि सब मिल सकें। तो ये चुनौतियों में अभी हम काउंट कर रहे हैं, समाधान में काउंट किया जाना है। अंत में सोशल प्रॉब्लम्स, क्या सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। इन सब इतनी चुनौतियों के कारण आम लोगों का, जो किसान हैं, किसान के परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, यहाँ तक जो कृषि की शिक्षा भी प्राप्त कर ले रहे हैं, बीएससी एजी, एमएससी एजी करते हैं, वो भी खेती नहीं करना चाहते। यानी ये इंटरेस्ट लगातार घट रहा है। अगर ये सब समाधान होगा तो ये इंटरेस्ट धीरे धीरे बूम करेगा, बढ़ेगा, और बढ़ाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अन्न सबकी ज़रूरत है, सबको भोजन करना है। अगर वो नहीं होगा तो हम बच नहीं पाएंगे। और साथ में क्लाइमेट चेंज जो है वो लगातार चुनौती पेश कर रहा है, जिसके समाधान कुछ प्राप्त हुए हैं, कुछ समाधान तलाशे जाने हैं। और जो बड़ी बात इसमें है कि सोशल स्टिग्मा और रिकॉग्निशन की बात है। मुश्किलें चाहे जितनी हो, लेकिन अगर रिकॉग्निशन होती है, पहचान होती है, प्रतिष्ठा बनती है, सम्मान बढ़ता है, लोगों के प्रयासों को मानदंड मिलता है, मानक तय होते हैं, तो उससे कम से कम सोशल स्टिग्मा में शिथिलता आती है, और इस सामाजिक संकट का समाधान हम मास लेवल पर कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसमें बड़े क्रांतिकारी काम किए हैं, मल्टी क्रॉपिंग के ज़रिए, नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, या बहुत तरह के इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके उन्होंने काम किया है, और अच्छे पढ़े लिखे लोग अब इसमें वापस आ रहे हैं। इसलिए इस चुनौती के समाधान में कुछ रोशनी की किरण तो दिखने लगी है, लेकिन उसको देशव्यापी करना है, पूरे देश में इसको लेके जाना है। तो बेसिक जो बुनियादी चुनौतियां हैं वो तो हमने समझ ली, लेकिन समाधान बाकी है। तो अगले हिस्से में हम सिर्फ समाधान पर चर्चा करेंगे, और इसको बहुत गौर से समझना है, क्योंकि कई लोग ये भी सोच रहे होंगे ये मुश्किलें तो हमें रोज आती हैं, हमें तो पता है, आप दीक्षित जी विशेष क्या बता रहे हैं, लेकिन विशेष है समाधान, क्योंकि हमने प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों में जो समाधान सामने आए हैं उससे हमें आपको जोड़ना है। इसलिए अपनी डायरी और कलम में असली जो बिंदु हैं अब आपको लिखने की बारी है, और उनका ध्यान देंगे, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं अब सॉल्यूशंस की, समाधान की। तो सबसे पहले जो कैटेगरी हमने चुनी थी वो थी फार्म और मशीनरी की। फार्म मशीनरी में हमने क्या बात की कि स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। तो इसको तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि ये तो है, ये सत्य है, और इस सत्य के साथ तथ्य ये है कि हम सबको मिलकर एक कम्युनिटी फार्मिंग करनी होगी, मिलकर काम करना होगा। इससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका बुनियादी समाधान सामुदायिक खेती में हो सकता है, यानी ग्रुप्स बनाने होंगे कम्युनिटी फार्मिंग के। और वो कैसे बन सकते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रूप में काम कर सकते हैं, एसएचजी के रूप में काम कर सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर सकते हैं, एफआईजी यानी फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स के तौर पर बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्लस्टर्स बना सकते हैं, उसमें मिलकर काम कर सकते हैं। और इस सब में अगर आप काम करेंगे तो इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं, ताकि हमें सस्ते सीड मिलें, सस्ती मशीनरी मिले। एक जगह मशीनरी हो, हम 50 अगर 500 परिवार गांव में रहते हैं, तो क्या 500 लोग ट्रैक्टर खरीद सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या हम 5 ट्रैक्टर खरीद करके 500 लोग खेती कर सकते हैं? जी हाँ। क्या हम अलग अलग तरह की क्रॉप साइकिल सेलेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ। ये सब होगा ग्रुप्स में, ताकि हमारी अपनी जो घर की ज़रूरतें हैं उन सब के मिलने से पूरी हो जाएं, लागत भी कम आए, फसल भी ज़्यादा हो, उसके प्रसंस्करण के लिए मैन पावर भी ज़्यादा हो, और वो सब आपस में जुड़े हुए हों, ताकि कॉन्फ्लिक्ट भी कम आए, प्रॉब्लम्स भी कम आए, समाधान ज़्यादा हों। तो ये हमें समाधान समझ में आया। अगर इसके अलावा भी आपको समाधान समझ में आता है तो हम डिस्कस करेंगे,
लाइव सेशन में। दूसरी बात आती है मोनोक्रॉपिंग। इसका सीधा सा समाधान है मिक्स या मल्टी क्रॉपिंग, क्योंकि अगर ये करते हैं तो ये हमारी ट्रेडिशन भी रही है और विज्ञान भी इसकी सलाह देता है कि अलग तरह की क्रॉप्स अलग तरह की भूमिका आपके खेत में अदा करती हैं। उनकी हर क्लाइमेट में अलग आवश्यकता होती है और अलग भूमिका होती है, तो उसके परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। इसलिए हमें क्या अपनाना है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग। क्योंकि जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं तो उसमें सबको मिक्स करके काम करते हैं, तो ये एक समाधान होगा। दूसरी बात आती है सॉइल इरोजन की। जब हम मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे, तो हमें सॉइल को एनरिच करने में मदद मिलेगी और ये अपने आप इसके साथ में जुड़ जाता है कि एनरिचमेंट ऑफ सॉइल करनी है तो या तो उसमें बायोमास बढ़ाना है, या उसके अंदर हमें ग्रीन मैन्योरी बढ़ानी है, या उसके अंदर हमें इस तरह की क्रॉप सेलेक्ट करनी है जिससे कि बारिश के दौरान सॉइल के इरोजन न हो। और साथ में खेत की तरफ मेड़ भी बनाने हैं, मेड़ पर पेड़ भी लगाने हैं। मल्चिंग भी एक बड़ा सोल्यूशन है, तो मल्चिंग भी हमें करनी है। मल्चिंग होती है बिछावन। जैसे हम नंगे बदन पर एक कपड़े पहनते हैं, उसी तरह खेत भी नंगा न रहे, उसमें मल्चिंग होगी तो सॉइल इरोजन भी कम होगा, क्योंकि बारिश जब होती है तो मिट्टी को वो खदर देती है, वो बहुत बिखरा देती है और वो पानी में घुलती है, इसलिए पानी तेज़ बहता है। जब मल्चिंग होगी तो पानी जो गिरेगा वो मिट्टी को कटाव नहीं होने देगा, और मल्चिंग होने से जो जड़ें होंगी वो ठीक से ग्रो करेंगी, तो वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, तो सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और ये सब होगा तो क्या बढ़ेगा? ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, क्योंकि उसकी डिफिशियंसी जो सॉइल में है वो भी चुनौती है, और यहाँ पर हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। और ग्रीन मैन्योरी और ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों ही इसका समाधान है, नेचुरल फार्मिंग इसका समाधान है। तो हम क्या करेंगे? यूज ऑफ ढैंचा। ढैंचा जो ग्रीन मैन्योरी को बढ़ाने के इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इसका समाधान है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स जैसे दलहनी फसलें हैं, उनको आप यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि किसानों ने मोनोक्रॉपिंग क्रॉपिंग के कारण लेग्यूमिनस प्लांट्स को लगाना छोड़ दिया है। और हर क्रॉप सीजन में आपको दलहनी फसलों को चुनना होगा, चाहे वो आप अरहर चुनें, चाहे वो आप उड़द चुनें, चाहे वो आप मसूर चुनें या मूंग चुनें, कोई भी दलहन लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। जब आप ये लगाएंगे तो आपके खेत के अंदर नाइट्रोजन भी बढ़ेगा, और लेग्यूमिनस जो रूट्स हैं वो आपके ऑर्गेनिक सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर प्रॉब्लम आता है स्ट्रे एनिमल्स का। स्ट्रे एनिमल्स भी यहाँ पर जब हम कम्युनिटी फार्मिंग करते हैं तो हमें इंक्रीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, इनकी यूटिलाइजेशन में मदद मिलेगी। कम्युनिटी फार्मिंग में जो पुअर फार्मर्स हैं उनको हम ये सारे एनिमल्स को पकड़ के दे सकते हैं कि वो जो छोटा जानवर हैं वो एक जगह, जो पुअर फैमिलीज हैं वो उनका पालन पोषण करें, उनको सारे फार्मर्स मिल करके उनकी नीड्स को पूरा करें, और उनके लिए जो भी आपके खेत में मिक्स क्रॉपिंग हो रही है उस क्रॉपिंग की जो वेस्ट है वो हम यहाँ लेकर आएँ, तो हमारे रिचारे का काम करेगा, कॉस्ट हमारा घटेगा और इससे हमारा समाधान बढ़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर कम्युनिटी कलेक्टिव इनिशिएटिव की रिक्वायरमेंट बताई है कि जब आप कलेक्टिव इनिशिएटिव करेंगे, यानी संगठित होकर काम करेंगे, तो हमारी मुश्किलें घटेंगी, हमारा प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, रिश्ते अच्छे होंगे, तनाव घटेगा और समाधान कृषि में हमें मिलेगा। और ये जब हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं तो फिर जो मैन पावर की अवेलेबिलिटी की चुनौती है ये भी घटती है, क्योंकि हमारे पास काम बढ़ जाता है, और जब काम बढ़ता है तो पलायन घट जाता है, पलायन घट जाता है तो लोग ज़्यादातर गाँव में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि गाँव में ही उतनी आमदनी होने लगती है जिसके लिए वो शहरों में जाने के लिए मजबूर होते हैं। और जब ये होता है तो उनको मिलता है रेगुलर वर्क, और जब रेगुलर उनको काम मिलेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो दिमाग खाली नहीं होगा तो शैतान भी घर नहीं बनाएगा, और जब ये नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, और अपॉर्चुनिटी टू वर्क रेगुलरली एंड टाइमली पेमेंट ऑफ लेबर। और जब आपका अच्छा काम होगा, अच्छा कारोबार चलेगा, तो आपकी अल्टी में पैसा रहेगा, और जब पैसा रहेगा तो आप अपने वर्कर्स को टाइमली पेमेंट करेंगे, इसलिए वो शहर की ओर नहीं भागेंगे। तो ये समस्या का समाधान भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। और जो बहुत बुनियादी समस्या आती है वो ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर। जो स्किल्ड लेबर है उसकी कमी है, क्योंकि वो रेगुलर काम करने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए स्किल्ड लेबर को जो सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि उनको ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ एसएचजी, एफपीओ या एफआईजी या क्लस्टर्स में काम करना ज़रूरी है। जब यहाँ काम करेंगे तो काम करते हुए जो लर्निंग होती है वो भी मिलेगी। जो ट्रेन मास्टर ट्रेनर्स हैं वो इसको ट्रेनिंग भी देंगे, और इस तरह से ट्रेन्ड लेबर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और जब ऐसा होगा तो आपकी ये मुश्किल भी हल होगी। तो हमें साथ में क्या करना होगा? रिस्पेक्ट देना होगा, रिकॉग्निशन देनी होगी टू ट्रेन्ड लेबर, एंड ट्रेनिंग इंसेंटिवाइजेशन भी इसे करना होगा। जो स्किल्ड लेबर हैं और जो आम लेबर हैं उनमें डिफरेंशिएशन आपको करना होगा, ताकि अगर उनको पर्क्स ट्रेंड को ज़्यादा मिलेगा तो उस जो रिस्पेक्ट आप देंगे इसकी वजह से उनके काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनका सामाजिक सम्मान भी बढ़ेगा।
तो ये भी एक समस्या का हल है और इसे मिलकर ही करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा माइंडसेट बदलना होगा, थोड़ी सी सोचने के तरीके बदलने होंगे और समाधान की यात्रा में मिलकर यात्रा करनी होगी। अगर ऐसा करते हैं तो समाधान होगा। कुछ ऐसे ही समाधान हमें एग्री इनपुट भी समझने के लिए ज़रूरी हैं। वो क्या हैं? सीड्स की बात हमने एग्री इनपुट में की कि टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स। तो एक तो उपलब्धता सीड्स की हो, इसके लिए क्या है? इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। जब हम ग्रुप्स में काम करेंगे तो हमारे पास एफपीओ, एफआईजी, क्लस्टर्स, एसएचजीज ये होंगे, यानी हम ग्रुप्स में ही डील करेंगे, तो हमें सीड्स भी ग्रुप में लेने होंगे। तो नीड के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, स्ट्रेटजीज भी हमारी उसके अकॉर्डिंग होगी। तो हमें पहले से पता होगा कि हमें कितनी तरह की क्रॉप्स के लिए कितने सीड की आवश्यकता होगी, इसलिए फसलों का चयन कैसे करें, तो थोड़ा आसान हो जाएगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी स्टैब्लिश हो जाएगा। सजेशन क्या है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सीड नेटवर्क एंड डेवलप अ डेटाबेस एज ए किसान सम्मान निधि। जैसे किसान सम्मान निधि के लिए पूरे देश में करोड़ों किसानों को सरकार पैसा पहुंचा रही है, कुछ उसी तरह का एक ऐसा डेटाबेस बना पड़ेगा कि सारे किसान केवाईसी करके रखें। केवाईसी यानी कि हमारी अगली क्रॉप क्या होगी, हमारी क्रॉप में सीड की जरूरत कितनी होगी, हमने कितना रकबा इसके लिए एलोकेट किया है, इस तरह का कुछ सिस्टम बार बार करना होगा ताकि हम उतने सीड के लिए सही जगह पर सही सीड पहुंच जाए और जो वेस्टेज ऑफ सीड है वो नहीं होगा। एक फैक्ट आपको बता दूं, बहुत से जो सीड प्रोड्यूसर हैं उनका ये कहना है तकरीबन उनके पूरे सीड प्रोडक्शन का 50%, कितना? 50%, आधी जो उपलब्धता है वो पूरा सीड वेस्ट होता है क्योंकि वो उस साल इस्तेमाल नहीं हो पाता, क्योंकि हर शॉप पर उसकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करनी पड़ती है। और होता क्या है कि इस सीड की जो वास्तविक लागत है उसके दुगने दाम बीजों की कीमतों में रखने पड़ते हैं और ये होने के कारण दोनों नुकसान, एक तो जो बीज था वो राइट प्लेस पे नहीं पहुंचा, उसकी राइट कीमत नहीं मिली, कीमत आपने दुगनी चुकाई लेकिन उपलब्धता आधी हुई है, तो दोनों नुकसान। तो इससे हमें बचना होगा और मिलकर एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना होगा। फिर बात आती है अवेलेबिलिटी ऑफ मैन्योर्स। तो ये जो मैन्योर्स हैं इनकी अवेलेबिलिटी की समस्या का समाधान कैसे होगा कि हम फार्मर्स को मोटिवेट करें एनिमल ब्रीडिंग के लिए, फार्मिंग के लिए और नेसेसरी जो फैसिलिटीज हैं उनको डेवलप करें, यानी खेती बाड़ी। पहले किसान खेती भी करता था और अपनी बाड़ी भी देखता था। बाड़ी यानी बाड़, जिसमें वो पशुपालन करता था, बकरी का पालन करता था, गाय का पालन करता था, भैंस का पालन करता था, बैल का पालन करता था। ये सब जो होते थे इनकी जो वेस्ट है ये हमारे खेत में इस्तेमाल होता है। मुर्गी पालन है तो ये सबसे इसका लाभ मिलता है। तो अब समाधान के तौर पर हम ये देखते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ मैन्योरीज हैं उनके बढ़ाने के लिए अगर विकल्प के तौर पर देखें तो ग्रीन मैन्योरी का इस्तेमाल हम करते हैं ढैंचे के रूप में, या इस तरह के और लेग्यूमिनस प्लांट्स इनको लगा करके एक साथ खेत में पलट देते हैं तो हमारी हरी खाद उसमें बढ़ जाती है। और साथ में कंपोस्ट और नेचुरल फार्मिंग को भी इस्तेमाल करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम खाद सीधे न डालकर उसका एक कल्चर बनाते हैं जिससे हम समाधान करते हैं। और ये प्रैक्टिसेस धीरे धीरे देश में बढ़ रही हैं, नेचुरल फार्मिंग को बहुत तेजी से लोग अपना रहे हैं, तो ये समाधान हो सकता है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड बायोसाइड्स। तो ये क्या है कि अभी हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उन पर ओवर डिपेंडेंसी हो गई है, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उन पर बहुत डिपेंडेंसी हो गई है और उनसे बचाव करना है, क्योंकि हमें जहर से मुक्त होना है, खेती को जहरीले बना जाने से कम करना है, खेत के अंदर इसके जो दुष्प्रभाव हैं उसको भी कम करना है, इसके किसान के ऊपर इसके दुष्प्रभाव हैं वो भी कम करना है, क्लाइमेट पे दुष्प्रभाव इसको भी कम करना है। अब ये सब करने के लिए हमें चाहिए बायो फर्टिलाइजर्स और बायोसाइड्स, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी कम है। तो ये जब कमी है इसकी पूर्ति कैसे करें? ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस प्रैक्टिसेस, यानी किसान को खुद बायो फर्टिलाइजर और बायोसाइड्स को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि इतना बड़ा तंत्र बनाने में अभी हम 75 साल में अभी पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं, तो हम अचानक कोई आने वाले 7-10 सालों में सफल हो जाएं ये मुश्किल है। इसलिए हमें तरीके वो अपनाने पड़ेंगे जिससे कि हमारे किसान या हमारे उत्पादक खुद ब खुद उन सारी चीज़ों को खुद तैयार कर सकें अपने खेत पर। जब ये होगा तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी होगा। साथ में हमें क्या करना है, अभी जो नेचुरल फार्मिंग में यही किया गया है। क्या किया गया है? जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, ट्रेडिशनल प्रूवन मेथड्स जो हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया और इसमें कुछ इनोवेशन भी हुए हैं। और साथ में अगर बायोसाइड्स की बात करें तो इसमें सप्तपर्णी, 10पर्णी, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र और साथ में नीमास्त्र, ऐसे तरह के उन्होंने बहुत सारे के जो कॉम्पोजिशंस हैं वो बनाए हैं जो खेत पर ही किसान तैयार करता है और इससे हमारे बायो फर्टिलाइजर्स और बायोसाइड्स की प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है और इस तरह से सेल्फ रिलायंस भी आता है और लागत भी घटती है और सब तक इसकी पहुंच सुनिश्चित होती है। हम बात कर रहे हैं लेस वाटर सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो पानी अवेलेबल है खेतों पर उसको हम कम पानी में ज़्यादा उत्पादकता
हासिल कर सकें। और ये कब कर सकते हैं? जब पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस स्कीम को हम अडॉप्ट करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे, यानी ड्रिप इरिगेशन करेंगे या स्प्रिंकलर के जरिए पानी को हम स्प्रे करेंगे। और जब ये होता है तो हमें उत्पादकता ज़्यादा मिलती है, पानी कम लगता है और पानी सेव होता है। और साथ में हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम पानी को स्टोर करें। स्टोर करने के लिए हमको ट्रेडिशनल तरीकों से आजकल खेत में जो है वो तालाब बनाए जा रहे हैं, जैसे खेत तालाब बुंदेलखंड में बहुत बने हैं, कुछ और हिस्सों में प्रदेशों में भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे तालाब भी बनाने पड़ेंगे ताकि हम जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करें, उसको हम संचित करें, ताकि हमें ज़रूरत पर इस्तेमाल हो जाए और साथ में जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज भी होता रहे। और साथ में इसमें ये भी है कि हम मल्चिंग का इस्तेमाल करें ताकि पानी हम धीरे-धीरे रिस करके खेत के अंदर जाए। मल्टी लेयर क्रॉपिंग को इस्तेमाल करें ताकि हम पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें और रिड्यूस करें इवेपोरेशन का। जो मल्चिंग है उससे हम इवेपोरेशन को बचाते हैं, मिट्टी को हम सख्त होने से बचाते हैं, पोरोसिटी को बढ़ाते हैं और नेचुरल फार्मिंग भी इसमें बड़ी मददगार है। उसमें हमारे जो केंचुए हैं, जो किसान के मित्र हैं, वो बड़ी मात्रा में बढ़ते हैं और जब ये होता है तो खेत के अंदर जो पानी है वो धीरे-धीरे जाकर पहुँच जाता है और इससे वाटर रिचार्ज होती है वाटर बॉडी और साथ में पानी हमारा सेव होता है। तो हमें ये भी करना है, वाटर सप्लाई को भी हमें दुरुस्त करने में ध्यान देना है, क्योंकि हर किसान के खेत तक इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स ज़्यादातर सबमर्सिबल बोरिंग्स या ट्यूबवेल्स के ज़रिए चलाए जा रहे हैं, इसलिए हमें फिर दोहन होता है हमारे भूगर्भ जल का। तो हमें कोशिश करनी है कि हम खेत तालाब ज़्यादा बनाएँ, छोटे-छोटे पॉन्ड्स बनाएँ, जगह-जगह गड्ढे बनाएँ, ताकि बारिश के समय, और ये तो आने वाले समय में बारिश का समय होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचा सकें। तो इन सब के साथ में हमने बात की है, इट्स इम्पोर्टेंट टू अवेयर द फार्मर अबाउट रेशनल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो हम बात कर रहे हैं एग्री इनपुट की, इतनी तरह की प्रॉब्लम्स, उनका सोल्यूशन और साथ में सजेशंस आपने समझा होगा और आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो साथियों, बात कर रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की, जिसमें हमने समस्याओं का जिक्र तो किया है, लेकिन उनके समाधान के साथ में उनके हमारे सजेशंस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल सजेशंस, उनकी बात करेंगे। तो बात कर रहे हैं हम फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर्स की। तो इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ बढ़ें। अभी बहुत तरह की कोशिशें हुई हैं, जो किसान केंद्र हैं वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग नहीं है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ फूड प्रोसेसिंग के फैसिलिटेशन है, उनकी ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हैं, साथ में हैंड हेल्डिंग की फैसिलिटीज़ हैं। तो वहाँ तो कुछ काम बन पा रहा है, लेकिन एफपीओज़ को भी इनेबल किया जा रहा है कि वो भी अपने यहाँ इस तरह की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाएँ। मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया जा रहा है ताकि एक नेटवर्क खड़ा हो पाए, और ये सब बढ़ाते हुए कोशिश की जा रही है कि इंक्रीज़ इन सेंटर्स, सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा हों ताकि बेरोज़गारी की मुश्किल का हल भी हो और खेती में फूड प्रोसेसिंग के डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटर्स बने, ताकि उद्यमिता भी बढ़े और ट्रेंड स्किल्ड जो है इसमें अवेलेबल जो मैन पावर है वो भी बढ़े। और साथ में स्किल डेवलपमेंट मिशन में भी फूड प्रोसेसिंग पर काफ़ी काम हुआ है, लेकिन उसका विस्तार धीरे-धीरे हो रहा है। तो पेनिट्रेशन होने से एक समाधान मिलेगा। हमारे सजेशंस क्या हैं कि हम एनहांस करें केवीकेएस को, जितने कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं आईसीआर के, अभी 700-750 के आसपास पूरे देश में हैं, इनको हम एनहांसमेंट करें, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इनमें फैसिलिटेशन करें, इन पे भी फूड प्रोसेसिंग के सेंटर्स डेवलप करें और इससे हमें किसानों को लाभ मिलेगा। दूसरा, एग्री फार्म्स पे भी ऐसी फैसिलिटीज़ बनाएं जो किसान सक्षम हैं, जिनके पास ऐसी बुनियादी सुविधाएं इकट्ठी हो सकती हैं, जो ट्रेंड हैं, वो ऐसा बनाएं ताकि वो खुद ट्रेनिंग के जरिए अर्निंग करें, साथ में और किसानों को आसानी से नज़दीकी सेंटर्स में फैसिलिटीज़ मिलेंगी। डेवलपमेंट हम करें फार्मर्स के फार्म को और फील्ड एज ए ट्रेनिंग सेंटर्स एंड एज ए मॉडल फार्म्स, ताकि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिले और अपनी जैसे खेत पर मॉडल्स को देखने का मौका भी मिले, सीखने का मौका भी मिले और साथ में काम करके समझ विकसित करने का मौका मिले। दूसरी बात आती है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज। ये बहुत बड़ी चुनौती हमने जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो रिक्वायर्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में ऐसे सेंटर्स बनाए जाए और इसमें हमारे एंटरप्रेन्योर्स की भागीदारी हो, स्टार्टअप्स की भागीदारी हो। और ये सब करते समय आपको समझना होगा कि गवर्नमेंट की स्कीम्स तो हैं, लेकिन लेने वालों की आगे आने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है और दोनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ऐसी लेबोरेटरीज बढ़ें और उसका यूटिलाइजेशन भी जल्दी बढ़े, ताकि उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिलना शुरू हो और वो हताश ना हो। तो ऐसे लेबोरेटरीज जो स्टैब्लिश करना चाहते हैं उनको भी आगे आना चाहिए, इसमें उद्यमिता के अवसर हैं। और हम ये बात समझा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया है और बहुत तरह की ऐसी मोबाइल टेक्नोलॉजीज हो चुकी हैं जिनको आप कार में भी स्टैब्लिश करके जा सकते हैं और हर जगह पहुंच करके काम कर सकते हैं। इससे आपकी आउटरीच ज़्यादा बढ़ेगी,
आप अलग अलग जगह पर पहुंच करके किसानों को एक साथ मोबिलाइज करेंगे और ज़्यादा लाभ पहुंचा पाएंगे। तो इसमें मोबाइल लेबोरेटरीज जो इक्विप्ड हों विद स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आर बेस्ट टू सॉल्व। ये सोल्यूशन क्या एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, ये हमारा सजेशन है कि मोबाइल लेबोरेटरीज बढ़ाएं ताकि ये एक एक मंडल में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, अगर 18 मोबाइल लेबोरेटरीज किसी स्टार्टअप के जरिए शुरू की जाएं या कई स्टार्टअप मिलकर काम शुरू करें रीजन वाइज, तो उनको उनके सभी जनपदों के अंदर काम मिल सकता है। अगर वो डेज फिक्स करें तो अलग अलग दिनों में अलग अलग जनपदों में उनकी उपलब्धता हो सकती है, जहां पर जांच कराने के लिए सैंपल्स कलेक्ट करने वाले उनके एसोसिएट्स काम कर सकते हैं और उन कलेक्टेड सैंपल्स की जांच करके आप इमीडिएट रिपोर्ट दे सकते हैं। इस तरह अर्निंग भी बढ़ेगी और नेटवर्क भी बढ़ेगा और खर्चे भी घटेंगे। अब बात आती है सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज की। तो जिस तरह से हम लेबोरेटरीज की, मोबाइल लेबोरेटरीज की बात करते हैं, इसी में एक सॉइल टेस्टिंग की अब नई टेक्नोलॉजीज में किट्स आ चुकी हैं, जिसमें छोटी छोटी किट्स में बहुत आसानी से कुछ मिनटों में आप सॉइल की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अगर ये आप करते हैं तो इस तरह की स्मॉल लेबोरेटरीज उस गाड़ी का हिस्सा होंगी और इसमें टेस्ट होकर रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ऐसा करने पर हमें सोल्यूशन के तौर पर हम ये समझते हैं कि हर ब्लॉक तक इनकी पहुंच होनी चाहिए। इससे आपके कस्टमर का बेस यानी किसानों का नेटवर्क भी बढ़ेगा, आपका फायदा भी बढ़ेगा। मोबाइल स्मॉल सॉइल टेस्टिंग मशीन्स एंड किट्स आर द सोल्यूशन, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आईसीआर की है और इसमें कुछ स्टार्टअप्स ने इनिशिएट भी किया है और भी स्टार्टअप्स के इसमें सम्मिलित होने की संभावनाएं हैं। मिल करके काम करें, देश की समस्या का समाधान करें। बात आती है कॉस्टली प्रोड्यूस टेस्टिंग फैसिलिटीज की। खेती तो हो गई, उपज भी आ गई, उपज का प्रोसेसिंग भी हो गई, लेकिन पूरी दुनिया को बताना है तो बताएंगे कैसे जब तक हम उन्हें टेस्ट नहीं करेंगे। अगर ऑर्गेनिक खेती से प्रोड्यूस उत्पन्न हुआ है तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करना है, अगर वो केमिकल फार्मिंग से हुआ है तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू निकालनी है और हर प्रोडक्ट की न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़रूरी है, क्योंकि लाइसेंसिंग में ये बेसिक बुनियादी ज़रूरत है। तो अभी बड़ी बड़ी कंपनियां ही ये कर पा रही हैं, छोटे किसान तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबोरेटरीज नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इनको बढ़ाना है, तो करना क्या है, नीड टू मिनिमाइज कॉस्टिंग एंड एक्सपेंसेस। हमें नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इसकी कॉस्टिंग को घटाना है और महंगे जो साइंटिस्ट इसकी रिसर्चेस करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं और अब इसमें नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं साइंस के, उनको मिल करके इसमें समाधान की दिशा में सहभागी बनना है ताकि कम कॉस्ट में ऐसे लेबोरेटरीज बने और वहाँ काम हो सके। फिर हमें काम क्या करना है कि डिजिटल डिवाइसेस आर द सॉल्यूशन। इसमें भी टेस्टिंग में बहुत तरह की डिजिटल डिवाइसेस आ चुकी हैं जो मॉइस्चर को मेजर करती हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस को मेजर करती हैं, उनके बहुत से पैरामीटर्स को ऑन द स्पॉट कुछ मिनटों में रिपोर्ट के फॉर्म में आपके मोबाइल पे भेज देती हैं। तो इन टेक्नोलॉजीज़ को एक तो हमें बढ़ाना है, इनके नेटवर्क को बढ़ाना है, इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाना है। अब हम देखें तो ये जो तीन जो लेबोरेटरीज की प्रॉब्लम है, अगर ये मोबाइल लेबोरेटरीज बनती हैं तो ये तीनों तरह की जाँचें उसमें हो सकती हैं और ये चलती फिरती लेबोरेटरी हर जगह पहुँच सकती है। इसका लाभ हो सकता है क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, सड़कें थोड़ी स्मूथ बनी हैं, तो ये गाड़ियाँ भी टिकाऊ होंगी, लॉन्ग टर्म ये रिटर्न देकर ही अपना जीवन समाप्त करेंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग और स्टैंडर्डाइजेशन की, जिसमें हमारी चुनौती है कि फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर्स की और इनकी संख्या बढ़ा करके इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। हमारे सजेशंस में क्या है कि एनहांसमेंट ऑफ केवीकेज, एग्री फार्म्स, डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स फार्म, फील्ड एज ए ट्रेनिंग सेंटर्स एंड एज ए मॉडल फार्म्स, इनको हम बढ़ाएं ताकि इसमें हमें मदद मिले। दूसरा मुद्दा आता है अवेलेबिलिटीज ऑफ एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज का, चूंकि ऐसी प्रयोगशालाएं कम हैं जहां पर स्टैंडर्डाइजेशन और फूड प्रोसेसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूरी कर सकें। तरीका क्या है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसको एक्सपेंड करें, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेंगे और बेरोजगारी की समस्या के हल भी मिलेगा। साथ में एक नई जो मेरे सजेशंस हैं वो ये हैं कि मोबाइल लेबोरेटरीज को हम इक्विप करें और अब नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, छोटी छोटी मशीनरी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसके जरिए न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि हर जगह इसकी रीच भी हो पाएगी और मोबिलिटी बढ़ने की वजह से उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी जल्दी निकलेगा। सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को हम इसी तरह से इसमें एड ऑन करके बढ़ा सकते हैं। हर ब्लॉक के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मोबाइल एंड स्मॉल टेस्टिंग जो मशीन्स हैं उनकी बढ़ा करके हम इस तरह के लेबोरेटरीज़ को और बढ़ा करके काम कर सकते हैं। इसी तरह से हम करते हुए कॉस्ट प्रोड्यूस जो है उसकी टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ को हम कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे और जो ये रिडक्शन ऑफ कॉस्ट है ये तभी बढ़ पाएगा कि जो हम कॉस्टिंग को मिनिमाइज़ करें, ये तब हो पाएगा जब लागत घटाएंगे और इस तरह से मोबाइल वैन्स के ज़रिए जो हम पहुंचते हैं उससे हमारी लागत घटेगी, नंबर ऑफ टेस्टिंग्स बढ़ेंगी और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से टाइम बचेगा, टाइम कम लगने से मनी बढ़ेगी। तो ये डिजिटल डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन हम बढ़ा करके इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। तो ये है सोल्यूशन फूड प्रोसेसिंग स्टैंडर्डाइजेशन की चुनौतियों का। और अब बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट।
तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी खेती के बाद जो भी हमारी उपज तैयार होती है उसके प्रबंधन की जो चुनौतियां हैं उनको हम कैसे समझें और उन चुनौतियों के समाधान क्या हो सकते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो खेती में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अगर होता है तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी आसानी हो जाती है, सहूलियत हो जाती है और तमाम तरह की चुनौतियां इसमें नहीं आती हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि नई टेक्नोलॉजीज़ उनका इस्तेमाल करें और उन टेक्नोलॉजीज़ को तब हम इस्तेमाल कर पाएंगे जब टेक्नोलॉजीज़ की अवेलेबिलिटी के साथ उनकी मास अवेयरनेस बढ़ेगी। तो हमारा सजेशन है कि इसके लिए मास अवेयरनेस बढ़ाई जाए, इसके लिए बहुत तरह की कैंपेन चलाई जाएँ। दूसरी प्रॉब्लम है टेक्निकल एंड साइंटिफिक नो हाउ, क्योंकि किसानों को, उत्पादकों को टेक्निकल नो हाउ की जानकारी कम होती है और जब उसकी नहीं होती तो इसलिए वो नई टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान कम दिखाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर हमने फार्म की फील्ड्स पर देखा है कि बहुत तरह के इक्विपमेंट्स वेस्ट पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि ड्रिप इरिगेशन जो यूज़ करते हैं वो भी गड़बड़ रहते हैं। तो ये उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे जो टेक्निकल और साइंटिफिक नो हाउ को बढ़ाएं और इन मॉड्यूल्स के जरिए हम इंक्रीज कर पाएंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग एंड फीडबैक की, यानी बार बार ट्रेनिंग देना और उनको अपग्रेड करना और उसका फीडबैक लेकर के आगे के समाधान की तलाश करना। तो इससे हमारे समाधान भी मिलेगा और जो ये चुनौती है वो हल भी होगी। फिर बात आती है अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल फ्री सॉल्यूशंस की। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में अगर केमिकल फ्री सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो उनके प्रबंधन के रख रखाव के जो तौर तरीके हैं वो बेहतर नहीं हो पाएंगे और उसमें हम केमिकल रेजिड्यूज भी आते हैं और काफ़ी वेस्टेज भी होती है। तो इसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड प्रमोशंस उनके होने चाहिए। जो काम करने वाले हैं वो उस पर रिसर्च करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको अपग्रेड किया जा सकता है। तो वो मिलती हैं तो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए इसका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। तो ये हमारा सजेशन है। और साथ में कॉस्टिंग कंट्रोल ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सब में नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हम कैसे वेयर हाउस बनाएँ, कैसे हम स्टोरेज की जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अलग-अलग लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्डअप करें और वो टेक्नोलॉजी भी सस्ती हो जिससे कि हम आसानी से काम कर सकें। तो इसके लिए हमें एक इंटीग्रेट नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है ताकि सब तरह के सॉल्यूशन देने वाले आपस में इंटीग्रेट हो जाएँ और इस तरह से काम की जो माइलेज है वो ज़्यादा बढ़े, आउटपुट ज़्यादा बढ़े, कॉस्ट घट जाए। तो एक सॉल्यूशन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के काम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस की। इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि जो लैक ऑफ मैकेनाइजेशन है इसको पूरा किया जाए और इसको पूरा करने का समाधान क्या है कि हम स्मॉल इक्विपमेंट्स जो ज़रूरी हैं उनकी उपलब्धता बढ़ाएं और ये सब नई टेक्नोलॉजीज़ में बहुत कुछ आ चुका है, सस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ये सब बन रहा है। तो इस तरह से जोड़ करके हम इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं और इस सब के लिए ज़रूरी है कि हम सपोर्ट दें इनोवेटर्स को, स्मॉल आइडियाज़ को और प्रोटोटाइप्स को, ताकि और इन्हांसमेंट हो और हम नए दौर में नई कहानी लिख सकें। और साथ में बात आती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम मार्केटिंग चैनल्स को और बढ़ाएं और इनको बढ़ाने के साथ में प्रमोशन ऑफ ई-नैम एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट करें ताकि हमको बार बार मल्टीपल चैनल्स पर न जाना पड़े। एक जगह सोल्यूशन आए तो हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के बेनिफिट्स पा सकें और हमारे कॉस्ट भी घटे और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हम ज़्यादा से ज़्यादा पोजिशनिंग पा सकें। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर के समस्याओं का समाधान हम मिलकर निकाल सकते हैं। अब आती है एजुकेशन एंड एग्री एक्सटेंशन, बहुत महत्वपूर्ण। और इसमें ये ज़रूरी है समझना कि क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, अभी हम जो शिक्षा दे रहे हैं उस पर ट्रेडिशनल तौर तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो क्वालिटी भी हमें बढ़ानी है। इसके लिए क्या-क्या है कि प्रैक्टिकल ज़रूरी है और हर डायमेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच हो, स्किल डेवलपमेंट की इनिशिएटिव्स हों ताकि हम एजुकेशन की क्वालिटी को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ा सकें। और साथ में जो करिकुलम है उसमें भी ज़रूरत है बदलाव की और जिस तरह के करिकुलम अभी चल रहे हैं वो हमारे मॉडर्न जो नॉलेज सिस्टम है उससे जोड़ना होगा। दूसरी बात आती है चैलेंजेस इन एग्री एक्सटेंशन। जो भी हमारे पास एजुकेशन में डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको एक्सटेंशन में लाने के लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत है और हर ऑफिसर को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। अभी तक हम बड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चल रहे थे, अब इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। तो अब हर साइंटिस्ट को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें बढ़ाने पड़ेंगे और इन सब के बीच में एक टीम के रूप में काम करना पड़ेगा और एक्सटेंशन को अचीव करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी है। तो हमने ये देखा कि अभी तक ज़्यादातर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट की हैं, तो इसमें ये इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स उनको भी इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है कि दोनों तरह के राज्य और केंद्र सरकार के इनिशिएटिव्स को आपस में मिला दिया जाए, इससे हमें बेनिफिट बढ़ जाएगा। साथ में जो अभी जो टेक्नोलॉजीज़ बढ़ी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है नेचुरल फार्मिंग में और ये नई चीज़ है जिसमें बहुत तरह की समस्याओं का समाधान हम एक साथ पा रहे हैं। इसको भी ज़रूरी है कि इसके बारे में ज़्यादा एजुकेट किया जाए
ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाई जाएँ, उनके लिए प्रमोशन किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, उनको जोड़ा जाए और इस सब के लिए ज़रूरी है कि ग्राउंड वर्क हो और रियल ग्राउंड वर्क ज़्यादा होगा तो हमारी बहुत सी मुश्किलें यहाँ सॉल्व हो रही हैं। हम ऐसे मास्टर ट्रेनर्स ज़्यादा तैयार कर सकें, हालाँकि इस दिशा में इनिशिएटिव शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन्हें बढ़ाना है ताकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम मिलकर ढूँढ सकें। तो साथ में एक्सटेंशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, लेस वाटर सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल जो है, इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए भी हमें यहाँ पर कंजर्वेशन करना पड़ेगा, रेन वाटर टू यूटिलाइज इन फार्मिंग एंड खेत तालाब हमें बढ़ाने होंगे। मार्केटिंग सपोर्ट जो ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोड्यूस है उनको बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को भी हमें सपोर्ट देना होगा और मार्केटिंग नेटवर्क को बिल्ड करना होगा इम्प्रूवमेंट के लिए। तो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एडेप्टेशन की। इसमें चुनौती क्या है? मास अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, जो नई तरह की तकनीकें हैं उनकी अवेलेबिलिटी की बात है, वो भी मास लेवल पर। तो इसको बढ़ाने का तरीका क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीआर की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट किया जाए और सारी इंस्टीट्यूशन की टेक्नोलॉजीज को अगर इंटीग्रेट किया जाए, ये हमारा सजेशन है कि इंटीग्रेटेड एक बॉडी बनाई जाए जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करे और उनको लोगों तक पहुंचाए जो इन टेक्नोलॉजीज को यूनिफाई करके जोड़ के यूज कर रहे हैं, वो इसे वैलिडेट करें और इसको एक्सपेंड करें। अगर ऐसा होता है तो हमारी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम क्या है कि अडेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज बाय फार्मर्स। जो किसान हैं उनके जरिए नई तकनीक पर इतना अमल नहीं होता और अगर ऐसा करना है तो इसके लिए हमें इनिशिएटिव्स को इंसेंटिवाइज करना होगा और अगर ऐसा करेंगे तो हमारा सजेशन क्या है कि एजुकेशनल कैंपेन्स को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो इसमें किसानों की भागीदारी ज़्यादा होगी और वो नई टेक्नोलॉजीज के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा और उन्हें इसके लिए सम्मानित करने का मौका मिलेगा। अब बात करेंगे मार्केटिंग और फाइनेंशियल चैलेंजेस की। ये वो दुश्वारियां हैं जो सबको फेस करनी पड़ती हैं और इन्हीं में अक्सर लोग फंस जाते हैं और इससे निकलना मुश्किल होता है। तो हमें करना क्या है? मार्केटिंग सपोर्ट और फैसिलिटेशन की चुनौती का समाधान करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, इसे बढ़ाना होगा। अभी गवर्नमेंट के सपोर्ट तो मिल रहे हैं लेकिन उसको और लुक्रेटिव बनाना होगा और उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए लोगों का आह्वान बढ़ाना होगा ताकि इसमें ज़्यादा पार्टनर्स शामिल हों। और इस सब के लिए क्या होगा कि पार्टिसिपेशन विद स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि वो इक्विप्ड हैं उनको सपोर्ट देना पड़ेगा और 95% जो फेल्योर रेट है हर तरह के स्टार्टअप में, उसमें अगर ये घट जाता है तो यहाँ नंबर बढ़ जाएगा और अगर ये नंबर बढ़ेगा, इनका सर्वाइवल रेट अच्छा होगा तो यहाँ सपोर्ट सिस्टम का रेट भी अच्छा होगा। साथ में ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ये भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि छोटे शहरों में इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, लोगों के पास इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो फिर यहाँ पर आता है कि इंटीग्रेटेड सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि इसमें उद्यमिता के क्षेत्र में लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ये कृषि के क्षेत्र के लोगों को सपोर्ट करेंगे, स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे, इससे इनका बिजनेस भी चलेगा, काम भी बढ़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनोवेटिव सेंटर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर बढ़ाने पड़ेंगे और ये सब करते हुए हम स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देंगे और साथ में हम बिजनेस को भी आगे बढ़ाएंगे और कृषि के क्षेत्र में मदद भी मिलेगी। फिर बात आती है प्राइस कंट्रोल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ये न होने की वजह से छोटे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों, जो जायंट कंपनीज हैं उनके साथ मुकाबले में आती हैं और वो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो हमारा सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट बॉडी और जो फार्मर्स की बॉडी है ऐसी बनाई जाए ताकि एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम भी हो, कॉन्फ्लिक्ट कम आए और हमें बार बार रिड्रेसल में न जाना पड़े। और इस तरह के समाधान से हमारा सजेशन क्या है कि कंट्रोल ऑन मिडिल मैन ज़रूरी है। जो मिडिल मैन है वो इसको ज़्यादा बिगाड़ रहा है और इस तरह के बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करा के वो अपनी बीच के फायदे को निकाल लेता है, तो उससे हमें बचना होगा। फिर आती है स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, एक्सेसिव लोनिंग एंड रीपेमेंट। इन दोनों को अगर समस्याओं को समझें तो कैपिटल की ज़रूरत को पूरा भी करना है, लेकिन अगर लोनिंग ज़्यादा बढ़ रही है तो रीपेमेंट की चुनौती आती ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो बैंक लोन का डिस्बर्समेंट है उसे हमें आसान बनाना पड़ेगा, टैक्स अवेक करना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने 59 मिनट्स लोन का एक पोर्टल भी लॉन्च किया, लेकिन अभी इसकी यूटिलिटी उतनी बढ़ी नहीं है और भारत की जो बैंकिंग सिस्टम है उसने इसको स्वीकार नहीं किया। अगर ये स्वीकार कर लें तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आसान हो सकती है। और माइक्रो फाइनेंसिंग का जो दायरा है उसे हमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें अभी नाबार्ड बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन इसको और ज़्यादा जो माइक्रो फाइनेंसिंग जो एनबीएफसीज हैं उनको देश भर में पहुंच बढ़ानी होगी, क्योंकि ज़रूरत बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है, समाधान करना पड़ेगा। अभी छोटे छोटे लोन को किसानों को और ऐसे उद्यमियों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक पहल तो की है, लेकिन इसको और बढ़ाना होगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें किसानों की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के किसानों की तरफ से शिकायत है और इसलिए इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ने की बजाय लगातार घटता जा रहा है। सरकार की सारी अपील यहाँ पर एक चुनौती के रूप में सामने दिख रही है। इस सब को करने के लिए ज़रूरी है कि इसे ट्रांसपेरेंट किया जाए,
अगर ट्रांसपेरेंट किया जाएगा तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, साथ में इसको ईजी और अप्रोचेबल करना पड़ेगा और जो ये कंपनीज हैं उनको भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध कराना पड़ेगा। अभी पूरे नेटवर्क में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट बेनिफिट सिस्टम के बेनिफिट को ले रही हैं। जो पूरा तंत्र है भारत सरकार राज्य सरकार का उनके जरिए और जो बैंकर्स का नेटवर्क है उनके जरिए सारा काम अपना चला रही हैं। अपना इन्होंने सेटअप नहीं बनाया है। इस वजह से बहुत बड़ी दिक्कत क्रॉप इंश्योरेंस के क्षेत्र में आ रही है। किसानों की शिकायतों को सॉल्व करने के लिए इनके सेंटर्स नहीं है, इनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इनके जो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए वो किसानों को नहीं मिलते, कुछ जगहों पे मिलते हैं, लेकिन ये न होना किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पर डेफिसिट का देखने को मिल रहा है, तो इसको सही करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है। लैक ऑफ फंडिंग सपोर्ट, ये सब के लिए चुनौती है, न केवल कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि के स्टार्टअप्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए भी। तो अभी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को शुरू किया है, लेकिन अभी इसमें पार्टिसिपेशन कम है। अगर ये बढ़ता है तो इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी समझ करके इंटीग्रेट किया जाए। अगर ये किया जाएगा तो हमारा सिस्टम और ज़्यादा लुक्रेटिव होगा और लोगों को सपोर्ट देने के लिए तैयार होगा। लेकिन इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी उन बॉडीज़ की जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके प्रमोशन के लिए, इसकी आउटरीच के लिए, इसकी कनेक्टिविटी के लिए, इसके डिसबर्सल के लिए। तो वो सब की जब अकाउंटेबिलिटी होगी तभी ये समस्या का समाधान हो पाएगा। अब आती है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज की फैसिलिटी। सरकार ने बहुत तरह के इनिशिएटिव लिए हैं और जो बॉडीज़ भी आ रही हैं जो इसमें जुड़ रही हैं। हमने बताया कि जो पूर स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं इसके लिए भी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए इसको सपोर्ट दिया जा रहा है और स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन समाधान हमें किस तरह का चाहिए कि हर स्तर पर स्मॉल एंड मीडियम स्टोरेज फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों, ताकि विलेजेस को बहुत दूर टू एंड फ्रो ना करना पड़े, और वो करने के कारण विलेजेस को बेनिफिट कम मिल रहा है। बड़ी कंपनीज उस स्टोरेज को ज़्यादा फायदा उठा पा रही हैं। तो अभी सबके लिए सुविधाओं को मुहैया कराना ज़रूरी है। ये सरकार का काम भी है, समाज का काम भी है और सबके समाधान से ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो एआईएफ यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ में और भी इस तरह के सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि फार्मर्स उससे पार्टिसिपेट कर सके और इसके लिए एक कैंपेन की दरकार है। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, जाहिर सी बात है अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। इसके लिए हमें स्पेशल कैंपेन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए करनी पड़ेगी और ये उसको आरओआई से जोड़ना पड़ेगा ताकि सबको इंटीग्रेट किया जाए। इसमें जो हमारा बड़ा सजेशन है कि वो कम्युनिटी फार्मिंग जब होगी तो ज़्यादातर लोग इंटीग्रेटेड आपस में मिल करके अपने काम को, अपने उत्पाद को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। इसमें एफपीओ एसएचईज का नेटवर्क अपना उत्तर है और साथ में ऑनलाइन इसकी लिस्टिंग भी होनी चाहिए। जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं उनमें लिस्टिंग होने से ये सबको पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ किन के पास है और कब अवेलेबल है, कौन खाली है, कौन काम पे लगा है, कब गाड़ी निकल रही है। तो ये सबका एक सूचना तंत्र विकसित करना भी ज़रूरी है ताकि ये समाधान हो सके। गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन, ये वो क्षेत्र है जिसकी डिमांड हर जगह हो रही है सुधार की। इसकी सुधरने से पूरे देश में एक बड़ी क्रांति आ सकती है। क्या चुनौती है? गवर्नमेंट फंक्शनिंग और स्कीम्स की रीच है, वो चुनौती है। इस चुनौती का सलूशन क्या है कि क्लोज कोऑर्डिनेशन यहाँ पर होना चाहिए, ताकि पूरी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो और ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा, हालांकि भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार कोशिशें कर रही हैं टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए इसमें और ज़्यादा आउटरीच बढ़ाने के लिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन जितना होना चाहिए वो उतना हुआ नहीं है। तो सजेशन क्या है कि एट सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड फॉर द सेम। इस पूरे काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल ऐसे नोडल ऑफिसर्स हों जो सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटीग्रेशन करा सकें और प्रॉब्लम हम इसकी सॉल्व कर सकें, ताकि हम इसकी रीच ज़्यादा बढ़े। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर लाइन डिपार्टमेंट्स, ये समाधान भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। रेगुलर टारगेट्स दिए जाएं और उनके इंसेंटिव्स दिए जाएं, इनिशिएटिव्स को पूरा करने वालों को बेनिफिट्स दिए जाएं। ये होगा तो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ली जाएं और रैंडम चेकिंग की जाए कि कौन इसको पूरा कर पा रहा है। सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये सजेशन टू गवर्नमेंट है। देखते हैं गवर्नमेंट इसको सुनती है या समाधान करती है या नहीं। अगले मुद्दा आता है सपोर्ट टू इनोवेटर्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स। ये वो क्षेत्र है जो लगातार ग्रो कर रहा है। इसमें बहुत सारे इनोवेटर्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत संघर्ष उनको करना पड़ रहा है। समाधान को पा लेने के बाद भी उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। यहाँ रिस्पेक्ट बढ़ानी पड़ेगी। इनोवेटर्स को अभी रिस्पेक्ट कम मिल रही है, इनको सपोर्ट कम मिल रहा है, इनको फैसिलिटेशन कम मिल रही है। कुछ राज्यों में थोड़े थोड़े एक्टिविटीज तो बढ़ी हैं, लेकिन इनको दायरा बढ़ाने की जरूरत है। तो अ टारगेट शुड बी फिक्स्ड फॉर एवरी ऑफिसर। जो भी ऑफिसर्स इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनका टारगेट फिक्स होना चाहिए और एक फिक्स टाइम फ्रेम में इस काम को कंप्लीट करके ऐसे इनोवेटर्स, एग्रीप्रेन्योर्स को सामने लाना चाहिए। और ये सब एट ए सेंटर,
स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे ही नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करके और उनको ये टारगेट देकर काम किया जा सकता है ताकि ज़्यादा आउटरीच हो। एम्पावरमेंट ऑफ स्टार्टअप इंक्यूबेशंस, जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन हैं उनका एम्पावरमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हर स्तर पर सही वक्त पर सही तरह की सहूलियतें इनको मिल जाएं ताकि ये फेल न होने पाए। और ये टारगेट फॉर इनिशिएटिव्स, जो एक टारगेट फिक्स किया जाए उन इनिशिएटिव्स के लिए और जो लेते हैं उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। फिर वही बात है, नोडल ऑफिसर्स इस काम के लिए तय किए जाएं ताकि सब काम एक टाइम फ्रेम के अंदर हो और सब मिलकर इस काम को करें। और अंत में जो सबसे ज़रूरी है वो है ये समझना कि जो भी काम करता है उसकी रिकॉग्निशन हो, उसका सम्मान हो। और ये सोशल चुनौतियों के तौर पर, सामाजिक चुनौतियों के तौर पर हम देखते हैं। और इसमें आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। हमने देखा कि जो इनिशिएटिव्स हैं फॉर इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट, तो उनके विकास के लिए जो इनिशिएटिव लिए जाएं तो उनको अगर बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पर सम्मान दे सकते हैं। और ये होगा तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स एट विलेज लेवल, एट ब्लॉक लेवल, एट तहसील लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके ऊपर भी अलग अलग स्तरों पर काम किया जाए ताकि किसानों की प्रोन्नति हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। और इस तरह की कोशिशें शुरू हुई हैं, उसका हम स्वागत करते हैं और इसको बढ़ाएं, मिलकर आगे बढ़ें। तो साथ में सोशल स्टिग्मा एंड रिकॉग्निशन, पहचान की बड़ी ज़रूरत है सबको। हम देखते हैं कि रिकॉग्निशन मिल तो रही है लेकिन ज़्यादा रिकॉग्निशन की ज़रूरत है ताकि इसमें ज़्यादा लोग अंदर इनसाइड आ सकें। और अगर हम इनको, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे तो हमारी इस समस्या का समाधान भी होगा और कृषि का सम्मान भी होगा। और पुराने समय से हम ये मानते चले आ रहे हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। खेती उत्तम थी लेकिन आज निकृष्टतम हो गई है लोगों की अवधारणा में। तो चूंकि एक दाने से हजार दाने बनते हैं, इसलिए इसका सम्मान बढ़ना चाहिए था। बिचौलियों को कम करना है, खेती की जो लागत है इसको घटाना है, उत्पादकता को बढ़ाना है, मिल करके कृषि के सम्मान को बढ़ाना है। अगर ये सब होता है तो हेल्दी जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनको बढ़ाया जाए। और अगर ये होता है तो विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज में लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए और बेहतर हो कि उनके लोगों के बीच में सम्मानित किया जाए। अगर खेतों में, गांव में ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा तो उनके अंदर भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जो नए युवा साथी, क्योंकि देश जवान हैं, युवा साथियों की तादाद भारत देश में ज़्यादा है, तो उनकी जो रुचि है, रुझान है, वो खेतों की तरफ वापस लौटेगी। ऐसा होगा तो खेती में वो बढ़ेंगे। आइए जुड़ते हैं आगे ऑनलाइन सेशन में और वहां आपसे बात करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और आपकी मुश्किलों को हल करेंगे। और आप भी उसमें शामिल होइए ताकि भारत के किसानों की मुश्किलों के हल करने के हिस्सेदार आप भी हों, भागीदार आप भी हों। तो ये सेशन आपके फीडबैक के भी इंतजार में रहेगा कि अपना फीडबैक भी दें, हमसे जुड़ें। सुनते रहें। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें शुरू करके आप भी बन सकते हैं एक सफल उद्यमी। चलिए आपको बताते हैं हमारे आज के पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है स्प्रे कैन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपको बता दें कि स्प्रे बॉटल या एरोसल स्प्रे डिस्पेंसर एक तरह का मेटल कंटेनर होता है जिसमें कुछ प्रेशर के साथ लिक्विड रखा जाता है। यह आमतौर पे लिक्विड को स्क्वीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह लिक्विड को कंटामिनेशन और इवेपोरेशन से बचाता है। यह कैंस लीक प्रूफ और लाइट वेट होते हैं। इन्हें एल्यूमिनियम और स्टील मेटल की मदद से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग परफ्यूम्स, डेओड्रेंट, पेन रिलीफ लिक्विड, क्लीनिंग सॉल्यूशन और पेंट्स को स्टोर करने में किया जाता है। यह आसानी से हर घर में मिल जाता है और इसकी डिमांड भी मार्केट में काफी हाई है। अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आप भी 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया में 30 से 35 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 7 से 8 मैन पावर और 30 लाख से 35 लाख तक की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और साथ ही इस बिजनेस से 15% से 25% तक का प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम आपको बताएंगे बेंटोनाइट पाउडर मेकिंग बिजनेस के बारे में। आपको बता दें कि यह एक प्रकार का चिकना और महीन पाउडर होता है। यह बेंटोनाइट क्ले से तैयार किया जाता है जो वोल्केनिक राख से प्राप्त होता है। इसमें कैल्शियम, कॉपर और जिंक जैसे मिनरल्स काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यह एक काफी अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट है। यह त्वचा उपचार गुण से भरपूर होता है, तेल को हटाता है और त्वचा को पोषण देता है। इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक और हेयर प्रोडक्ट की तरह किया जाता है। अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को स्मॉल स्केल पे शुरू करना चाहते हैं
तो आपको भी 3000 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया, 44 से 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 8 से 10 मैन पावर और 20 लाख से 23 लाख तक के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इस बिजनेस से 15% से 18% तक का मुनाफा भी कमाया जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम आपको बताएंगे ग्रीस मेकिंग बिजनेस के बारे में। ग्रीस एक चिपचिपा, गाढ़ा और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है जिसमें वाइकोसिटी काफी ज्यादा होती है। यह कई सारे थिकनिंग एजेंट से भारी मात्रा में तेल को जोड़कर बनाया जाता है। ऑटोमोबाइल्स और भारी मशीनरी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हाई फ्रिक्शन, टूट फूट और कोरोजन से मशीन के पुर्जों को बचाता है एवं ठीक करता है। मशीन के पुर्जों को दूषित होने से बचाता है। समय के साथ ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे ही ग्रीस जैसे लुब्रिकेंट ऑयल्स का इस्तेमाल भी बढ़ता ही जा रहा है और इसकी मार्केट डिमांड भी काफी आई है। ऐसे में आप भी 5000 से 5500 स्क्वायर फीट एरिया में 35 से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 40 से 50 लाख तक के इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं और साथ ही 12 से 15% तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम आपको बताएंगे रबर मैट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। आपको बता दें कि रबर मैट एक तरह का कुशनिंग मैट होता है जिसका इस्तेमाल अक्सर जमीन में किया जाता है। यह चिकने फर्श पर फिसलने से बचाता है। इसे नेचुरल रबर से तैयार किया जाता है। इसे सेफ्टी प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एवं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में होता है। जिम में योगा, पुशअप, वेट लिफ्टिंग में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। अपनी भारी डिमांड के कारण यह बिजनेस आपके लिए एक सही ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आप भी इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आप भी 2000 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया में 25 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 8 से 10 मैन पावर और 20 लाख से 25 लाख तक के इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही 20 से 23% तक का प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडियाज। हमें उम्मीद है कि आज के बिजनेस आइडिया आपको पसंद आए होंगे। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जहां आप एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पर मिल जाएगा।